चैप्टर 131 द एग इज ब्रोकन। ड्यूक डॉज करते हुए शैडो इंसेक्ट बैग निकालता है और उसमें से काफी सारे शैडो इंसेक्ट्स समन कर देता है। ये शैडो इंसेक्ट्स चारों तरफ फैल जाते हैं, काफी स्पार्स तरीके से पूरे एरिया में स्प्रेड हो जाते हैं। बेल ये देखकर भौचक्का रह जाता है। उसके लिए शैडो मैजिक बॉल यूज करके इन इंसेक्ट्स को मारना बिल्कुल बेकार होता, जैसे मच्छर को मारने के लिए कैनन यूज करना। शैडो इंसेक्ट्स इतने बिखरे हुए थे कि एक साथ उनका ग्रुप एलिमिनेट करना मुश्किल था। फिलहाल कोई अच्छा सोल्यूशन ना होने की वजह से बेल सिर्फ अलर्ट रह सकता था, उन इंसेक्ट्स से सावधान। ग्लैडिएटोरियल अरीना की बैटल धीरे धीरे एक लॉन्ग टर्म स्टेलमेट बन गई। ड्यूक अपनी अजाइल बॉडी, वाटर शील्ड टेक्निक और वाटर एरो टेक्निक के साथ न सिर्फ अटैक्स ब्लॉक कर रहा था, बल्कि मौका मिलते ही काउंटर भी कर रहा था। बेल धीरे धीरे इम्पेशेंट होने लगा। इस फॉर्म में आने के बाद उसकी स्पिरिचुअल पावर काफ़ी बढ़ गई थी, लेकिन वो अभी इस पावर को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ऊपर से ब्लड लाइन पावर का इफेक्ट भी था, जिसकी वजह से उसके इमोशंस अनस्टेबल हो गए थे। बेल का करंट फॉर्म लिमिटेड टाइम के लिए था। वो लगभग 1 घंटे तक ही इसे मेंटेन कर सकता था, और अगर मैजिक पावर ज़्यादा खर्च हो जाती तो ये फॉर्म और जल्दी ख़त्म हो जाता। ड्यूक को हरा ना पाने की वजह से बेल और ज़्यादा गुस्सा और चिड़चिड़ा हो गया। उसने अपने अटैक्स की फ्रीक्वेंसी और तेज़ कर दी। 10 मिनट बाद बेल फिर भी ड्यूक को डिफीट नहीं कर पाया। उसने जोर से एक रोर की और अपने बैट विंग्स फैलाकर हवा में उड़ गया, सीधा ड्यूक के अटैक रेंज से बाहर। उसने दोनों हाथ उठाए और धीरे धीरे एक मैसिव ब्लैक मैजिक बॉल कंडेंस करने लगा। साफ था, वो एक ही अटैक में ड्यूक को ख़त्म करना चाहता था। अगर डार्क मैजिक बॉल सक्सेसफुली बन जाता तो ड्यूक का वाटर शील्ड टेक्निक क्या, रॉक आर्मर के साथ भी उसे रोकना नामुमकिन था। लेकिन जैसे ही बेल डार्क मैजिक बॉल बना रहा था, उसे कुछ गलत महसूस हुआ। उसकी मैजिक पावर तेज़ी से ड्रेन हो रही थी, लेकिन वो पावर उसके हाथ के मैजिक बॉल में जाने के बजाय बाहर लीक हो रही थी। जब उसने अपनी स्पिरिचुअल पावर से स्कैन किया तो पता चला कि उसके पीछे पता नहीं कब से काफ़ी सारे शैडो इंसेक्ट्स जमा हो चुके थे, जो लगातार उसकी मैजिक पावर चूस रहे थे। उसके बॉडी के अराउंड बनी एनर्जी मेम्ब्रेन भी धीरे धीरे खाई जा रही थी। बेल ने तुरंत डार्क मैजिक बॉल कैंसिल कर दिया और अपनी मैजिक पावर को रीडायरेक्ट करके इन अनोइंग इंसेक्ट्स से निपटने लगा। उसके शरीर से आग निकलने लगी। हवा में जले हुए करे की स्मेल फैल गई। शैडो इंसेक्ट्स बारिश की तरह गिरने लगे। फिर भी इंसेक्ट्स इतने ज़्यादा थे कि जैसे ही एक बैच चलता, दूसरा तुरंत आ जाता। इसी बीच नीचे से एक हुश की आवाज़ आई। एक वाटर एरो सीधा बेल के ग्रॉइन पर जाकर लगा और वहीं ब्लास्ट हो गया। बेल को तुरंत अनबेरेबल पेन महसूस हुआ। उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो नीचे गिरने लगा। ये कैसे पॉसिबल है, इतनी दूरी से? बेल दर्द बर्दाश्त करते हुए किसी तरह अपनी फ्लाइट मेंटेन करने की कोशिश करता है। गिरने से पहले वो मुश्किल से खुद को स्टेबलाइज करता है, तब जाकर देखता है कि ड्यूक के हाथ में एक लॉन्ग बो है। तब बेल को समझ आता है कि ड्यूक ने एक नॉर्मल लॉन्ग बो का यूज़ करके वाटर एरो को एरो की तरह शूट किया था, जिससे उसकी रेंज काफ़ी बढ़ गई। विजिट क्लैन से होने के बावजूद बेल ने कभी ऐसी टेक्निक इमेजिन नहीं की थी। ड्यूक ने बस बेल को बर्ड की तरह उड़ते देखा और विम में ये ट्राई कर लिया। वाटर एरो जो ड्यूक ने कंजोर किया था वो सॉलिड फिजिकल फॉर्म में था, नॉर्मल पानी की तरह सॉफ्ट नहीं, वरना एरो की तरह यूज़ करना पॉसिबल ही नहीं होता। मौका देखते ही ड्यूक ने तुरंत ग्रेविटी स्लो डाउन एक्टिवेट किया, दांत भींचकर सीधा 3 ग्रेविटी अप्लाई कर दी। वो सिर्फ 2 सेकंड के लिए ग्रेविटी स्लो डाउन मेंटेन कर पाया, लेकिन उसमें भी पोशन यूज़ करने के बाद उसकी आधी मैजिक पावर ड्रेन हो गई। बेल बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं था। उसने कभी सोचा नहीं था कि कोई ऐसा मूव यूज़ करेगा। उसका बॉडी सीधा ज़मीन की तरफ खिंच गया। उसी वक्त ज़मीन से एक रॉक स्पाइक निकला और बेल के थाई के रूट को पियर्स कर गया। ड्यूक का इंटेंशन सिर्फ थाई को वूंड करना था, लेकिन बेल के रिफ्लेक्सेस काफ़ी तेज थे। 3 ग्रेविटी में भी वो मूव कर गया।
अनफॉर्चुनेटली ये मूवमेंट उसके लिए फ़ायदेमंद नहीं रही। उसकी जान बच गई, लेकिन लगता था कि उसका एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा सीरियसली इंजर्ड हो गया था। शायद उसका एक अंडा टूट चुका था। इसका प्रूफ बेल की दर्द भरी चीख थी। वो अपने नीचे का हिस्सा पकड़कर चिल्लाने लगा, चेहरा एक्सट्रीम पेन से डिस्टॉर्ट हो गया। वो अपनी ब्लड लाइन पावर फॉर्म भी मेंटेन नहीं कर पाया और वापस अपनी ओरिजिनल अपीयरेंस में आ गया। ड्यूक ने बाल्ड होस्ट की तरफ एक नज़र डाली। होस्ट तुरंत समझ गया और जल्दी से अनाउंस किया, मैं इस ड्यूल का विनर ड्यूक को डिक्लेयर करता हूं। वो बेल को वहीं मरने देने की हिम्मत नहीं कर सकता था। अगर ड्यूक विक्ट्री का फायदा उठाकर बेल को मार देता तो बाद में बहुत बड़ी ट्रबल हो जाती। वैसे भी ड्यूक ऐसा करने वाला नहीं था। अगर वो सच में बेल को मार देता तो उसे क्रॉफर्ड क्लैन की तरफ से एंडलेस असैसिनेशन अटेम्प्ट्स फेस करने पड़ते। अभी भी ड्यूक ने क्रॉफर्ड क्लैन को थोड़ा ऑफेंड कर दिया था, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट उतना सीरियस नहीं हुआ था। एक ड्यूल हारना और ड्यूल में मरना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। ड्यूक का इंटेंशन सिर्फ बेल को एक लेसन सिखाना था, ना कि अपने लिए और बड़ी मुसीबत खड़ी करना। सिंपल बात थी, बेल के चक्कर में एक्स्ट्रा ट्रबल लेना ड्यूक के लिए बिल्कुल वर्थ इट नहीं था। अभी ज्यादा से ज्यादा क्रॉफर्ड क्लैन ने थोड़ी इज्जत खो दी थी। फ्यूचर में बस ठंडी नजरों से देखेंगे, सीधा एक्शन नहीं लेंगे। अगर ड्यूक ने बेल को मार दिया होता तो उसे सिर्फ ब्लैक सेल के अंदर छुपकर रहना पड़ता। मेरिक जैसे लोगों के पास स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड और प्रोटेक्शन थी, इवन बाहर भी। पर ड्यूक के पास सिर्फ वो खुद था। ड्यूक बेल के पास गया और बोला, इसमें मेरी गलती नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारी टांग जख्मी करना चाहता था, लेकिन तुमने खुद पोजीशन बदल ली। उसने बेल की इंजरी पर नजर डाली। खून काफी बह रहा था। अगर टाइम पर ट्रीटमेंट ना मिला तो शायद बेल के पास सिर्फ एक ही अंडा बचे। बेल का सर दर्द से फट रहा था। ड्यूक की बात सुनकर वो ऑलमोस्ट गुस्से से मर ही जाता, लेकिन वो बोल नहीं पाया, उसमें इतनी ताकत नहीं बची थी। थोड़ी देर बाद ड्यूक ड्यूअल अरीना छोड़कर चला गया। एक विज़र्ड नीचे आया और बेल को ले जाने लगा, क्लियरली ट्रीटमेंट के लिए। बेल की जान को खतरा नहीं था, लेकिन ये क्लियर नहीं था कि उसका एक अंडा बच पाएगा या नहीं। ड्यूक को इस पर डाउट था। रॉक स्पाइक से वो ऑलरेडी टूट चुका था, उसे जोड़ना लगभग इम्पॉसिबल लग रहा था। वेल डन मेरिक, मेरिक ने तारीफ की। उसने पूरी बैटल देखी थी और समझ गया था कि ड्यूक सच में टैलेंटेड है। अर्थ और वाटर एलिमेंट मैजिक दोनों को इतनी अच्छी तरह यूज करना हाई एप्टीट्यूड दिखाता है। यहाँ एप्टीट्यूड का मतलब स्पिरिचुअल पावर नहीं था, बल्कि मैजिक सीखने और कंट्रोल करने की एबिलिटी। बहुत कम सेकंड क्लास विज़र्ड अप्रेंटिसेस बैटल में मैजिक को इतने स्मूथली अप्लाई कर पाते हैं, क्योंकि सिर्फ इन मैजिक्स को मास्टर करने में ही ज्यादा लोगों को सालों लग जाते हैं। चैप्टर 132 द पाइप। पिछले बैटल के दौरान मेरिक ने काफ़ी सारी डिटेल्स नोटिस की थी। वो खुद भी एक हाईली टैलेंटेड विज़र्ड था, इसीलिए उसे अच्छे से पता था कि ड्यूक ने जो किया था वो बिल्कुल भी आसान नहीं था। अभी जो स्पेल तुमने यूज़ किया था, जिसे बेल सीधा नीचे गिर गया, वो कौन सा स्पेल था? मेरिक ने क्यूरियोसिटी से पूछा। अरीना में जो लोग देख रहे थे, उनके लिए बेल अचानक ही नीचे खींच लिया गया था। किसी ने क्लियरली नहीं देखा कि एग्जैक्टली क्या हुआ। ड्यूक ने जवाब दिया, ग्रेविटी स्लो डाउन स्पेल था, एक सरप्राइज अटैक था और इफेक्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग निकला। ओह, ग्रेविटी स्लो डाउन। मेरिक ने धीरे से सर हिलाया। उसने अर्थ मैजिक का ये स्पेल पहले सुना था। ये एक लार्ज स्केल कंट्रोल स्पेल था, बहुत कॉम्प्लेक्स और सीखना काफ़ी मुश्किल। एक सेकंड क्लास विज़र्ड अप्रेंटिस होते हुए ड्यूक का इस स्पेल को मास्टर करना कोई छोटी बात नहीं थी। इसी बीच विवियन भी वहां आ गई और फाइनली उसने रिलीफ की सांस ली। बाहर से वो पूरी फाइट के दौरान काम लग रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर काफ़ी टेंशन में थी। खासकर जब बेल ने अपनी ब्लड लाइन पावर एक्टिवेट की, तब विवियन और भी ज़्यादा ड्यूक के लिए चिंता में आ गई थी। फॉर्चुनेटली इतने सारे डेंजर्स के बावजूद ड्यूक ने बेल को हरा दिया और खुद बिल्कुल भी इंजर्ड नहीं हुआ। ग्लैडिएट्रल अरीना के अंदर कहीं लोग रो रहे थे, कहीं हंस रहे थे। कुछ लोग एक रात में अमीर बन गए, तो कुछ ने इस ड्यूअल की बैटिंग में सब कुछ गंवा दिया। वेल डन। एक बल्कि और ब्रॉड बिल्ट वाला आदमी आगे आया।
उसके मुंह में एक पाइप थी। उसने अपना भारी चौड़ा हाथ ड्यूक के कंधे पे थपथपाया। उसके चेस्ट पे ब्लैक सेल का एम्ब्लेम बना हुआ था। ये क्लियरली दिखाता था कि वो भी ब्लैक सेल का ही मेंबर था। ड्यूक ने तुरंत सल्यूट किया। उसे समझ आ गया था कि ये कोई ऑफिशियल ब्लैक सेल विज़र्ड होगा। वो इस आदमी से किसी भी तरह की मैजिक फ्लक्चुएशन फील नहीं कर पा रहा था, फिर भी इंस्टिंक्टिवली उसे थोड़ा सा डर महसूस हो रहा था। ये लाइफ लेवल का डिफरेंस था, बिल्कुल वैसा ही फीलिंग जैसे पहले उसने 3 हेडेड डॉग और रेवन बटरफ्लाई के सामने महसूस की थी। जब ड्यूक ने फिर से ऊपर देखा, वो आदमी गायब हो चुका था। ड्यूक को उसका नाम तक पता नहीं चला। विवियन, तुमने देखा वो आदमी कब चला गया? ड्यूक ने मुड़कर पूछा। विवियन ने कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ कहा, कौन? तुम्हारे पास कोई खड़ा था क्या अभी? ड्यूक एक पल के लिए बिल्कुल स्टन रह गया। उसने सोचा, लगता है मैंने किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान को फेस किया है। वो ध्यान से याद करने लगा। जब से वो बल्कि आदमी आया था, तब से लेकर उसके जाने तक उसने बिल्कुल भी कुछ सेंस नहीं किया। इवन विवियन, जो उसके बिल्कुल पास थी, उसने भी कुछ नोटिस नहीं किया। जैसे वो आदमी बस अचानक अपीयर हुआ हो, उन्हें ग्रीट किया हो और फिर वैनिश हो गया हो। और जब ड्यूक ने और गहरा सोचा तो उसे रियलाइज़ हुआ कि उसे उस आदमी का चेहरा भी क्लियरली याद नहीं आ रहा था। सिर्फ एक चीज़ उसके दिमाग में रह गई थी, वो पाइप। ड्यूक ने पूरी बात विवियन को बताई। विवियन ने थोड़ा सोचा और कहा, वो ज़रूर कोई बहुत ही पावरफुल विज़र्ड होगा। अच्छी बात यह है कि वो ब्लैक सेल से था और तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था। ड्यूअल के बाद ड्यूक और विवियन विज़र्ड अरीना से निकल गए। बेल इंजर्ड था और ऑब्वियसली बाद में कोई ना कोई आने ही वाला था। क्रॉफर्ड फैमिली के लोग यहीं कहीं होंगे। बेल मैजिक पोशन एसोसिएशन की मीटिंग के लिए अपने एल्डर्स के साथ हार्बर सिटी आया था, इसीलिए उसके एल्डर्स का दिखना बस टाइम की बात थी। जब ड्यूक वहां रुकता तो डायरेक्टली उनसे इनकाउंटर हो सकता था। चाहे ये ब्लैक सेल का टेरिटरी ही क्यों ना हो, अननेसेसरी रिस्क लेने का कोई फायदा नहीं था, इसीलिए जल्दी निकलना ही बेस्ट था। रात का टाइम हो चुका था, इसीलिए दोनों थोड़ी देर शहर की सड़कों पर घूमते रहे, फिर अलग हो गए और अपने अपने ठिकानों पर वापस चले गए। ड्यूक जिस इन में रुका था, वहां नॉन ब्लैक सेल मेंबर्स अलाउड नहीं थे। विवियन एक अपार्टमेंट में रह रही थी जो ग्रेस ने हार्बर सिटी में खरीदा था। अपैरेंटली ग्रेस के पास हार्बर सिटी में काफ़ी प्रॉपर्टीज़ थीं। जब उसे पता चला कि विवियन आ रही है तो उसने कैजुअली एक सेट ऑफ कीज़ दे दिए, और वो भी एक सी व्यू अपार्टमेंट। मेंटर का होना वाकई एक बड़ा एडवांटेज होता है। ड्यूक बस मन ही मन एनवी फील कर सकता था। विज़र्ड अरीना के बाद जो कुछ हुआ उसकी स्टोरीज बहुत तेज़ स्प्रेड हो गईं। चाहे ये सिर्फ विज़र्ड अप्रेंटिसेस के बीच का ड्यूअल ही क्यों ना था, लेकिन एक सेकंड क्लास अप्रेंटिस फ्रॉम ब्लैक सेल ने एक फर्स्ट क्लास अप्रेंटिस, वो भी थॉर्न होली टावर और क्रॉफर्ड फैमिली से हरा दिया। ब्लैक सेल के विज़र्ड्स इस बात से काफ़ी खुश थे और न्यूज़ विज़र्ड्स मार्क के थ्रू लाइटनिंग स्पीड से फैल गई। ड्यूक का नाम जल्दी ही काफ़ी लोगों को पता चल गया। सब क्यूरियस थे, एक सेकंड क्लास अप्रेंटिस ने बेल जैसे इंसान को कैसे हरा दिया। स्ट्रेंथ, बैकग्राउंड और फाउंडेशन, हर चीज़ में बेल का एडवांटेज था। इस बात ने एक और इम्प्रेशन को स्ट्रॉन्ग कर दिया कि ब्लैक सेल कॉम्बैट में एक्सेल करता है, जबकि थॉर्न होली टावर सिर्फ एकेडमिक रिसर्च पर फोकस करता है और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को इग्नोर करता है। डिस्कशंस और गहरी होती चली गई। कुछ लोग इस मौके का फ़ायदा उठाकर क्रॉफर्ड फैमिली का मजाक उड़ाने लगे, स्पेशली वो लोग जो पहले से उनसे नाराज़ थे। ये सब बातें धीरे धीरे ड्यूक और विवियन के लिए इररेलेवेंट हो गईं, लेकिन बेल के टूटे हुए अंडे का इंसिडेंट कहीं से लीक हो गया। ऐसे मैटर्स नॉर्मली कॉन्फिडेंशियल रहते हैं, लेकिन ये ब्लैक सेल था और बेल उनका आदमी नहीं था। थॉर्न होली टावर और क्रॉफर्ड फैमिली को काफ़ी लोग पसंद नहीं करते थे, इसीलिए बेल का ये एक्सीडेंट एक जोक बन गया। ये न्यूज़ ड्यूक की विक्ट्री से भी ज़्यादा दूर तक फैल गई। जल्दी ही पूरे वेस्ट कोस्ट को पता चल गया कि बेल क्रॉफर्ड के साथ क्या हादसा हुआ है। फॉर्चुनेटली क्रॉफर्ड फैमिली के अंदर ही मैरिजेस होते थे, वरना अगर किसी और फैमिली के साथ एंगेजमेंट होती तो शायद वो लोग रिश्ता कैंसिल करने पर भी सोचने लगते। कहा जाता है कि जब बेल ट्रीटमेंट के बाद होश में आया और विज़र्ड्स मार्क पर मैसेजेस देखे कि एग का स्टेटस कैसा है, तो वो गुस्से में ऑलमोस्ट वहीं फिर से बेहोश हो गया। ड्यूक को शुरू में इन सब बातों का कुछ पता नहीं था। उसे तो बाद में पता चला जब अगले दिन सुबह विवियन ने कैजुअली मॉर्निंग स्ट्रोल के दौरान ये बात मेंशन की।
कहते हैं कि अब थॉर्नहोली टावर के हर कोरे में ये बात पहुंच गई थी, क्योंकि बेल पहले से ही अप्रेंटिसेस के बीच काफ़ी फेमस था। उसकी बदकिस्मती लाइटनिंग स्पीड से फैल गई। ड्यूक ने अपनी चिन रब की और सोचा, लगता है मैंने बेल को सच में बहुत ज़्यादा ऑफेंड कर दिया है। बेल श्योरली इस सब के लिए उसी को ब्लेम करेगा, लेकिन ऑनेस्टली इसमें ड्यूक की कोई गलती नहीं थी। उसका रॉक स्पाइक तो क्लियरली थाई के लिए एम था। बेल ने ही अपनी रिफ्लेक्सेस दिखाने के चक्कर में पोजीशन एडजस्ट की और सीधा सीरियस इंजरी ले बैठा। ऊपर से वो ट्रिपल ग्रेविटी फील्ड के अंदर था, जहां मूवमेंट्स नॉर्मल से काफ़ी स्लो हो जाते हैं। इसी वजह से उससे ये फेटल मिस्टेक हो गई। हार्बर सिटी में काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग जगहें थीं। यहाँ सिर्फ डिज़ायर्स और इमोशंस वेंट करने के स्पॉट्स ही नहीं थे, बल्कि अच्छे रेस्टोरेंट्स और क्लोथिंग स्टोर्स भी बहुत ज़्यादा थे। चैप्टर 133 एस्ट्रोलॉजी। ड्यूक ने पूरा दिन विवियन के साथ फूड और ड्रिंक्स का टूर किया, अलग अलग विज़र्ड स्नैक्स ट्राई करते हुए। दोनों ही ग्रेट नाइट्स थे, इसलिए इन स्नैक्स से पेट भरना मुश्किल था, लेकिन उन्हें वैरायटी के यूनिक डेलिकेसीज टेस्ट करने का मौका मिला। इसके बाद ड्यूक ने विवियन के साथ काफ़ी सारी क्लोथिंग स्टोर्स भी घूमी, जहां उन्होंने डजन से ज़्यादा कपड़े खरीदे। विवियन ने तो ड्यूक के लिए भी अलग अलग स्टाइल्स के कुछ आउटफिट्स खुद सिलेक्ट किए। हर एक आउटफिट के साथ वो एक्सप्लेन करती रही कि कौन सा कब और किस ओकेजन पर पहनना चाहिए। इस एरा का फैशन बिल्कुल सिंपल नहीं था, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और थोड़ा ट्रबलसम भी था। ड्यूक को इन डिफरेंट स्टाइल्स के कपड़े पहनना सीखने में काफ़ी टाइम लग गया। ये सारी एक्टिविटीज़ ने ड्यूक का ऑलमोस्ट पूरा दिन ले लिया और उसे काफ़ी टाइम बाद एक रिलैक्स्ड और लीजरली फीलिंग मिली। इससे पहले उसकी लाइफ बिल्कुल एक टॉट स्ट्रिंग की तरह थी, इतनी टाइट कि इवन सोने का टाइम भी स्किल्स पॉलिश करने में चला जाता था। लीजर के लिए लगभग कोई जगह नहीं थी। विवियन का हाल भी कुछ अलग नहीं था। थॉर्नहोली टावर की लाइफ काफ़ी बिजी और टेंस होती थी, जहां सिर्फ हफ्ते में एक दिन छुट्टी मिलती थी। उस दिन क्लासेस नहीं होती थीं। ऑफिशियली विज़र्ड अप्रेंटिसेस की रेस्ट के लिए रिजर्व्ड होता था, लेकिन विवियन रेस्ट नहीं करती थी। वो ज़्यादातर ग्रेस की लाइब्रेरी में बैठकर डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ती थी और जो भी क्वेश्चंस उसे समझ नहीं आते उन्हें नोट करती जाती। फिर उन क्वेश्चंस के आंसर्स वो खुद रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ढूंढने की कोशिश करती। जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते उन्हें एक साथ कंपाइल करके कभी-कभी ग्रेस से पूछ लेती। ग्रेस खुद भी काफ़ी बिजी रहती थी। रोज़ के कामों की वजह से वो हर वक्त विवियन को गाइड नहीं कर पाती थी। सालों में ग्रेस ने हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स पढ़ाए थे, लेकिन इस वक्त सिर्फ विवियन ही उसकी विज़र्ड अप्रेंटिस थी। बाकी या तो ऑफिशियल विज़र्ड्स बन चुके थे या फिर मर चुके थे। हार्बर सिटी 2 मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड थी। एक हिस्सा समुद्र के पास था, पोर्ट के बिल्कुल साथ, जहां एक पूरा डिस्ट्रिक्ट बसा हुआ था। दूसरा हिस्सा पहाड़ पर था, जिसके फुटहिल पर हार्बर था और सिटी का अर्बन एरिया धीरे धीरे पहाड़ के साथ साथ ऊपर तक फैला हुआ था। पहाड़ के पीक पर खड़े होके आसपास का पूरा व्यू मिलता था, दूर तक फैला हुआ ओशन और पिक्चरेस्क सीनरी, जो काफ़ी फेमस अट्रैक्शन था। माउंटेन टॉप का एरिया काफ़ी वाइड था, जहां बड़े बड़े बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेस बने हुए थे। ड्यूक और विवियन पहले सिर्फ व्यू एंजॉय करने आए थे, लेकिन उन्होंने देखा कि वहां काफ़ी एक्टिविटी हो रही थी और भीड़ भी जमा थी। एक आदमी जो ब्लैक टॉप हैट पहने हुआ था और लेफ्ट आई पर मोनोकल लगाए हुआ था, फील्ड के बीच खड़ा था। उसके पास एक अजीब सा ब्लैक जार भी था, जिसमें इंक जैसे लिक्विड भरा हुआ था। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं लूक हूँ, ब्लैक सेल का एस्ट्रोलॉजर। आज फिर से एनुअल लैमिया डे है और मैं लवर्स के लिए ब्लेसिंग्स देने आया हूँ। लूक ब्लैक सूट में काफ़ी जेंटलमैनली लग रहा था। लैमिया डे वेस्ट कोस्ट का वैलेंटाइंस डे माना जाता था। ये बात ड्यूक और विवियन को आज ही अपनी आउटिंग के दौरान पता चली थी। आज के दिन हार्बर सिटी में हर जगह एक्टिविटीज़ थीं। इसी वजह से ड्यूक और विवियन पूरा दिन घूमते रहे। एस्ट्रोलॉजर क्या होता है? ड्यूक ने क्यूरियोसिटी से पूछा। विवियन ने एक्सप्लेन किया, एस्ट्रोलॉजर भी विज़र्ड ही होता है, लेकिन वो एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करता है। एस्ट्रोलॉजी एक बहुत यूनिक टाइप का मैजिक होता है। 1000 विज़र्ड्स में से शायद एक के पास भी एस्ट्रोलॉजर का टैलेंट होता है। हाई लेवल एस्ट्रोलॉजी फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकती है, जो चीज़ें अभी दिखाई नहीं देती उन्हें रिवील कर देती है। बड़ी विज़र्ड ऑर्गेनाइजेशंस के पास एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, जो मोस्टली दूसरे प्लेन्स को सर्च करने का काम करते हैं।
जो विज़र्ड्स रिसोर्सेज लूटना और दूसरे प्लेन्स को कॉन्कर करना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले ये पता लगाना होता है कि वो प्लेन्स एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं। प्लेन का एक नेचुरल बैरियर होता है जो उसकी प्रेजेंस को छुपा देता है। यही उसका प्रोटेक्शन होता है। इस वजह से नेकेड आई से या किसी और नॉर्मल मेथड से किसी प्लेन को ऑब्जर्व करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। ऊपर देखो तो बस स्टारी स्काई ही नजर आता है। एस्ट्रोलॉजी के थ्रू एस्ट्रोलॉजर्स कुछ प्लेन्स की एग्जिस्टेंस को डिटेक्ट कर सकते हैं और उनके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। कोऑर्डिनेट्स मिलने के बाद विज़र्ड ऑर्गेनाइजेशंस अपने लोग भेजते हैं प्लेन की रियल सिचुएशन एक्सप्लोर करने के लिए। जो इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलती है उसके बेसिस पर डिसाइड होता है कि रिसोर्सेज हैं या नहीं और प्लंडर करना वर्थ इट है या नहीं। इसीलिए एस्ट्रोलॉजर्स विज़र्ड ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उनकी स्कैसिटी की वजह से उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट और हाई स्टेटस मिलता है। लूक ब्लैक सेल के अंदर काफ़ी फेमस था और उसकी स्ट्रेंथ एक लेवल 3 विज़र्ड के बराबर थी। बाकी विज़र्ड ऑर्गेनाइजेशंस में रूल्स और रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा होते हैं, जबकि ब्लैक सेल लूक की फ्रीडम सीकिंग पर्सनैलिटी के लिए परफेक्ट था। हर साल लैमिया डे पर लूक एस्ट्रोलॉजी के थ्रू लवर्स को रियल ब्लेसिंग्स देता था। ये ब्लेसिंग्स सिर्फ साइकोलॉजिकल कंफर्ट नहीं होती थी। एस्ट्रोलॉजी में रूल लेयर के एलिमेंट्स होते हैं, इसलिए इसका इफेक्ट रियल और जेन्युइन होता था। इसी वजह से लूक हर साल इतना पॉपुलर होता था और काउंटलेस कपल्स उससे ब्लेसिंग्स लेने आते थे। हाँ, लूक ब्लेसिंग्स बिना किसी बायस के देता था, सब कुछ लक पर डिपेंड करता था। लूक ने क्राउड पर एक नज़र डाली और बोला, अब मैं आज के लकी लोग चूज करूंगा। जिन्हें चूज किया जाए वो अपने पार्टनर के साथ यहाँ आ जाएं। उसने उंगली चटकाई, उसके सामने स्पेस रिपल हुआ और एक फेरी जो अडल्ट के फिस्ट के साइज की थी एक दूसरे रेल्म से निकलकर सामने आई। वो फेरी ग्रीन गाउन पहने हुए थी, उसके 3 पेयर्स ट्रांसपेरेंट विंग्स थे। वो ह्यूमन लड़की जैसे लग रही थी, बस कान एल्फ जैसे पॉइंटेड थे। फेरी, आज के लकी वंस को सिलेक्ट करो, लूक ने फेरी को एड्रेस किया। फेरी ने एक स्वीट सी स्माइल दी और अपनी वॉन्ड, जो एक सिलाई की सुई जैसी लग रही थी, हिलाई। फिर वो उड़ती हुई क्राउड के ऊपर चली गई। भीड़ में तुरंत हंगामा मच गया। काफ़ी लोगों ने फेरी को बुलाने के लिए ताकि वो उन्हें चूज करे, काफ़ी लोगों ने तो मैजिक स्टोन्स और जेम स्टोन्स तक निकाल लिए उसे ब्राइब करने के लिए। लेकिन फेरी बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हुई। वो क्राउड के ऊपर उड़ती रही, कभी किसी के सर के ऊपर रुकती, फिर आगे बढ़ जाती। आखिरकार वो सीधा ड्यूक और विवियन की तरफ आ गई। फेरी ने ड्यूक से विवियन की तरफ देखा, उसे जैसे पता चल गया हो कि ये दोनों कपल हैं। वो मुस्कुराई और पूछा, क्या तुम दोनों फेरी के लकी वंस बनना चाहोगे? विवियन तो इस मोमेंट का कब से इंतजार कर रही थी। सिलेक्ट होने की उम्मीद में वो खुश हो गई, लेकिन जानती थी कि ये फेट पर डिपेंड करता है, इसलिए फेरी को चिल्लाकर बुलाने से रुकी रही। यस, विवियन ने तुरंत जवाब दिया। ड्यूक ने भी नेचुरली हाँ कर दी। उसे भी एस्ट्रोलॉजी और उसके काम करने के तरीके को लेकर काफ़ी क्यूरियोसिटी थी। चैप्टर 134 ब्लैक मून वेल। ओह, हैंडसम यंग मैन और ब्यूटीफुल यंग वुमन, कितनी परफेक्ट जोड़ी है। लूक ने ड्यूक और विवियन को आते देखते ही एंथुजियाज्म के साथ कहा। फिर वो आगे बोला, फ्रे के द्वारा चूज होना ये दिखाता है कि तुम दोनों की लक काफ़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। उसके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई होते हैं। सच बोलूं तो मुझे डर था कि आज उसे कोई पसंद ही नहीं आएगा। मिस्टर लूक, हमें क्या करना होगा? ड्यूक ने पूछा। लूक ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पास रखे एक जग की तरफ इशारा किया। ये एक जर है जो एंडलेस प्लेन तक कनेक्ट करता है। हाँ, एग्जैक्टली कौन सी जगह पर खुलता है ये बिल्कुल रैंडम होता है। ड्यूक ने उस जर को ध्यान से देखा। उसके अंदर का लिक्विड बिल्कुल इंक जैसा काला था, लेकिन उससे कोई भी ऑरा फील नहीं हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सच में एंडलेस प्लेन तक का रास्ता कैसे हो सकता है। ये ब्लैक मून वेल है क्या? विवियन ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ पूछा। वाओ, काफ़ी नॉलेजेबल लेडी हो तुम, लूक ने सरप्राइज के साथ कहा। हाँ, बिल्कुल सही पहचाना, यही ब्लैक मून वेल है। ब्लैक मून वेल क्या होता है? ड्यूक ने पूछा, क्योंकि उसने इसका नाम पहले कभी नहीं सुना था। विवियन ने एक्सप्लेन किया, ब्लैक मून वेल एंडलेस प्लेन से कनेक्ट होने के कुछ ही तरीकों में से एक है।
अगर तुम्हारे पास पेशेंस हो तो तुम इसके ज़रिए दूसरे प्लेन्स के बीइंग्स से बात भी कर सकते हो और कभी-कभी उनके साथ ट्रेड भी। एंडलेस प्लेन के अंदर काउंटलेस प्लेन्स और सिविलाइजेशंस एग्जिस्ट करती हैं। नेचुरली कुछ रेयर तरीके होते हैं जिनके थ्रू डिफरेंट प्लेन्स के बीइंग्स एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये ब्लैक मून वेल उन्हीं रेयर मेथड्स में से एक है। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हो और तुम्हें कोई ऐसा बीइंग मिल जाए जिसके पास भी ब्लैक मून वेल हो, तो ये एक ट्रेडिंग चैनल बन सकता है। ऐसे इंटरप्लेन ट्रेड्स बहुत रेयर होते हैं। जो चीज़ एक प्लेन के लिए यूजलेस होती है वो विज़र्ड के लिए प्राइसलेस ट्रेजर बन सकती है। और ये बात दूसरे प्लेन्स के बीइंग्स पर भी अप्लाई होती है। उनके लिए भी ऐसे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ बहुत प्रेशियस होती हैं। लेकिन ये सब लक पर डिपेंड करता है। लूक, जो खुद ब्लैक मून वेल का होल्डर था, उसने भी कभी-कभी ही दूसरे प्लेन्स के बीइंग से कांटेक्ट किया था। ज़्यादातर वो इसे एस्ट्रोलॉजी रिसर्च के टूल के रूप में यूज़ करता था। इसी बीच फ्रे ने अपनी छोटी सी स्पेशल पॉकेट से बड़ी मुश्किल से ग्रीन लीफ निकाला। वो लीफ पकड़कर विवियन के सामने आई और बोली, बस इस पर अपने नेम्स लिख दो। लूक ने धीरे से कहा, ये एल्फ प्लेन का वर्ल्ड ट्री लीफ है, एक बहुत ही प्रेशियस चीज़। लगता है फ्रे को तुम दोनों सच में पसंद आ गए हो। वर्ल्ड ट्री एल्फ रेस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। ड्यूक ने इसके बारे में पहले सुना हुआ था। एल्फ प्लेन भी विज़र्ड प्लेन की तरह एक मिडिल प्लेन था, बस विज़र्ड प्लेन जितना पावरफुल नहीं। बहुत पहले विज़र्ड प्लेन और एल्फ प्लेन के बीच भी एक वॉर हुआ था। उस वक्त एल्व्स ने वर्ल्ड ट्री के सहारे विज़र्ड्स का सालों तक मुकाबला किया था। एल्व्स नेचुरली बॉर्न कास्टर्स होते हैं और वर्ल्ड ट्री उन्हें इमेंस पावर देता है। बाद में जाकर विज़र्ड प्लेन और एल्फ प्लेन के बीच पीस हुई और फिर दोनों के बीच एक कोऑपरेटिव रिलेशनशिप बनी जो हज़ारों सालों से चल रही है। विज़र्ड प्लेन हर प्लेन को ब्लाइंडली लूट और कॉन्कर नहीं करता। वो पहले अटैक करता है, अगर जीत सकते हैं तो जीत लेते हैं, अगर जीत पॉसिबल ना हो तो रिट्रीट करते हैं, और अगर सिचुएशन स्टेलमेट बन जाए तो नेगोशिएशन का ऑप्शन चूज करते हैं। ड्यूक ने वर्ल्ड ट्री लीफ को देखा जिसमें से स्ट्रॉन्ग लाइफ पावर निकल रही थी। उसमें इमेंस एनर्जी भरी हुई थी। अगर इस लीफ को बेचा जाए तो पता नहीं कितने मैजिक स्टोन्स मिल जाते। थैंक यू फ्रे। ड्यूक और विवियन दोनों ने जल्दी से थैंक किया। उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि फ्रे उन्हें इतनी वैल्यूएबल चीज़ गिफ्ट करेगी। फ्रे बस हल्की सी हंसी हंसी और थोड़ी शाय लग रही थी। फिर ड्यूक और विवियन ने एक फेदर पेन उठाया और बड़े से वर्ल्ड ट्री लीफ पर अपने नाम लिखे। विवियन ने अपनी गर्लिश एक्साइटमेंट के साथ उनके नाम्स के बीच में एक हार्ट भी ड्रॉ कर दिया। लूक ने कहा, बहुत अच्छा, अब मैं इस लीफ पर एस्ट्रोलॉजी से ब्लेसिंग दूंगा और ये ब्लेसिंग तुम दोनों के लिए होगी। उसने लीफ को उठाया, कुछ इनकैंटेशंस धीरे धीरे मटर करने लगा। उसके कपड़े हवा के बिना ही हिलने लगे। ड्यूक को अचानक एक अजीब सी फीलिंग हुई, जैसे कोई चीज़ ऊपर से उस पर उतर रही हो। जब उसने उस फीलिंग को पकड़ने की कोशिश की तो कुछ भी नहीं मिला। वो सेंसेशन ऑडली कंफर्टिंग थी, जैसे उसकी सोल गुनगुने पानी में डूबकर रिलैक्स कर रही हो। विवियन ने भी वही फीलिंग महसूस की, एक छोटी सी फ्लीटिंग वार्मथ। फिर लूक ने कहा, अब मैं इस लीफ को ब्लैक मून वेल में डालूंगा। ये एंडलेस प्लेन के किसी अननोन प्लेस पर चली जाएगी, एक ऐसी जगह जिसके बारे में मुझे खुद भी नहीं पता। बाहर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे लूक बस लीफ से बात कर रहा हो। कोई मैजिक फ्लक्चुएशन फील नहीं हो रही थी, ना ही कोई स्पेल कास्ट होने का साइन। लूक ने लीफ को प्यार से जर में छोड़ दिया। लीफ पानी की सरफेस पर थोड़ी देर फ्लोट करती रही, फिर धीरे धीरे नीचे डूबती चली गई और गायब हो गई। किसी दिन फ्यूचर में जब तुम दोनों को इसकी ज़रूरत होगी, ये लीफ तुम्हारे सामने फिर से अपीयर हो सकती है। लूक ने ब्लैक मून वेल को देखते हुए कहा, उस वक्त ये मेरी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा पावरफुल स्ट्रेंथ रिलीज करेगी। एस्ट्रोलॉजी का असली चार्म यही होता है। एस्ट्रोलॉजर के द्वारा कास्ट की गई एस्ट्रोलॉजी का इफ़ेक्ट अक्सर एस्ट्रोलॉजर की खुद की स्ट्रेंथ से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है।
कभी-कभी तो एक विज़र्ड अप्रेंटिस की एस्ट्रोलॉजी भी आखिर में एक लेवल 4 मेज के बराबर पावर रिलीज कर सकती है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी नॉर्मल मैजिक जैसी नहीं होती। इसके इफ़ेक्ट्स तभी एक्टिवेट होते हैं जब कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस पूरी होती हैं। एस्ट्रोलॉजी रूल्स के साथ काम करती है और उन रूल्स के अंदर भी ये आर्ट बहुत ही डीप, कॉम्प्लेक्स और इम्प्रिडिक्टेबल होती है। लूक के ब्लेसिंग के बाद वर्ल्ड ट्री लीफ एंडलेस प्लेन में बहते हुए कहीं भी जा सकती है। कब, कहाँ और किस जगह पर ये अपीयर होगी, ये कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात पक्की थी, ड्यूक और विवियन, जिनके लिए ये एस्ट्रोलॉजी कास्ट की गई थी, फ्यूचर में कभी ना कभी इस लीफ को दोबारा ज़रूर देखेंगे। और शायद उस वक्त जब वो बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में होंगे, ये लीफ अचानक उनके सामने प्रकट होगी, अपनी मिस्टीरियस और ओवरवेलमिंग पावर रिलीज करेगी और उनकी जान बचा लेगी। थैंक यू मिस्टर लूक, थैंक यू फ्रे। ड्यूक और विवियन ने दिल से ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया। लूक ने अपना मोनोकल एडजस्ट किया और एक मिस्टीरियस स्माइल के साथ बोला, मुझे थैंक करने की ज़रूरत नहीं, ये सब एस्ट्रोलॉजी के फ्लो के हिसाब से हुआ है। ब्लेसिंग मिलने के बाद ड्यूक और विवियन आउटस्कर्ट्स की तरफ वापस चले गए। ल्यूक मीनवाइल अगले लोगों को ब्लेसिंग्स देने के लिए ढूंढने लगा, लेकिन फ्रे को लगता था कि अब कोई सूटेबल टारगेट बचा ही नहीं है। वो आलस भरी जम्हाई लेती है और वापस एल्फ प्लेन चली जाती है। अब लूक को खुद ही अगले ब्लेसिंग रिसिपिएंट्स चूज करने पड़ते हैं। उन लोगों के लिए वर्ल्ड ट्री लीफ जैसे प्रेशियस वेसल का यूज नहीं होगा, उन्हें सिंपल पार्चमेंट पर ही अपने नाम लिखने होंगे। आखिरकार ये एक फ्री इवेंट ही था। अगर हर ब्लेसिंग के लिए वर्ल्ड ट्री लीफ यूज होता तो लूक सच में बैंकरप्ट हो जाता। ड्यूक और विवियन ने थोड़ी देर और वहां का सीन देखा, फिर आगे घूमने निकल गए। माउंटेन टॉप पर एक जायंट ट्री खड़ा था। उसके नीचे बैठकर दूर तक फैला हुआ एंडलेस ओशन दिखाई देता था, एक बिल्कुल परफेक्ट सीनिक स्पॉट। चैप्टर 135 साइमन का रिमाइंडर। लेजर के पल हमेशा बहुत छोटे लगते हैं। हार्बर सिटी में 2 दिन आराम करने के बाद ड्यूक और विवियन ने एक दूसरे को अलविदा कहा और अपनी अपनी राहों पर निकल गए। दोनों ही काफ़ी बिजी थे, विवियन के लिए तो और भी ज़्यादा, क्योंकि वापस जाकर उसे पिछले कुछ दिनों के छूटे हुए कोर्सेज और टास्क्स कवर करने के लिए ओवरटाइम करना था। थॉर्न होली टावर के विज़र्ड अप्रेंटिसेस पर हमेशा काफ़ी प्रेशर रहता है। सांस लेने का टाइम भी मुश्किल से मिलता है, इसलिए विवियन ज़्यादा दिन रुक ही नहीं सकती थी। ड्यूक ने विवियन को फ्लोटिंग एयरशिप तक छोड़ा, उसे उड़ते हुए देखता रहा और फिर अकेला ही ब्लैक सेल की तरफ लौट आया। उसकी वापसी का प्रोसेस काफ़ी सिंपल था। बस डॉक पर खड़े होकर ब्लैक सेल बैच को मैसेज भेजना होता और कुछ ही देर में वो पहचाना हुआ डार्क डीमन छोटी सी बोट लेके आ जाता। इस बार ड्यूक सीधा बोट के पिछले हिस्से में बैठ गया। वो पीछे मुड़ मुड़कर हार्बर सिटी को देखना चाहता था ताकि समझ सके कि वापस ब्लैक सेल का प्रोसेस असल में होता कैसे है। लेकिन रिजल्ट वही रहा, उसे कुछ भी समझ नहीं आया। वो हार्बर सिटी को घूरता रहा, पर ये पकड़ ही नहीं पाया कि वो शहर कब और कैसे गायब हो गया। जब तक उसे होश आया, तब तक सामने सिर्फ खुला समुंदर था। हार्बर सिटी का नामो निशान तक नहीं बचा था। ड्यूक डिसअपॉइंटेड नहीं हुआ, सब कुछ एक्सपेक्टेड ही था। ब्लैक सेल की प्रोटेक्टिव पावर कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे एक नॉर्मल विज़र्ड अप्रेंटिस समझ सके। कुछ देर बाद ड्यूक एकेडमी आइलैंड वापस आ गया और अपने फेमिलियर डॉर्मेट्री में लौट आया। उसने अपना विज़र्ड्स मार्क चेक किया और देखा कि साइमन ने उसके लिए काफ़ी मैसेजेस छोड़ रखे थे। मैंने कुछ दिन पहले सुना था कि ड्यूक नाम के एक विज़र्ड अप्रेंटिस ने बेल का एग तोड़ दिया। वो ब्लैक सेल का था। क्या वो तुम हो? मैसेज में ही दिख रहा था कि साइमन को खुद अपनी गेस पर थोड़ा डाउट था, इसीलिए उसने कंफर्म करने के लिए लिखा था। मैसेज पढ़कर ड्यूक मुस्कुराया। उसे एक्सपेक्ट नहीं था कि बात इतनी दूर तक पहुंचेगी, पर फिर सोचा तो ये नॉर्मल ही था। आखिर ब्लैक सेल से रिलेटेड मैटर था। एकेडमी आइलैंड के काफ़ी विज़र्ड अप्रेंटिसेस को इस बारे में पता होगा, बस ज़्यादा लोग ड्यूक को पर्सनली नहीं जानते थे। ड्यूक हमेशा लो प्रोफाइल रहता था, उसका सर्कल भी छोटा सा था। साइमन और कुछ लोग, ज़्यादातर टाइम वो अपनी स्किल प्रोफिशिएंसी पर ही ध्यान देता था। उसने रिप्लाई किया, हाँ वो मैं ही था। थोड़ी देर बाद साइमन का रिप्लाई आया,
सच में तुम ही थे? काफी डेंजरस निकले तुम। एक सेकंड क्लास विजर्ड अप्रेंटिस का फर्स्ट क्लास विजर्ड अप्रेंटिस को हरा देना, और वो भी बेल। साइमन अभी भी थोड़ा डिसबिलीफ में था। वो जानता था कि ड्यूक मिस्टीरियस और केपेबल है, लेकिन इतना स्ट्रांग होगा ये उसने इमेजिन नहीं किया था। जब उसने पहली बार ड्यूक नाम सुना था तो उसे लगा सिर्फ नाम का कोइंसिडेंस होगा। अब कॉन्फर्मेशन मिलते ही उसे समझ आ गया कि ड्यूक उसकी सोच से काफी आगे है। साइमन ने आगे लिखा, अगर तुम बेल को हरा सकते हो तो तुम ऑलमोस्ट फर्स्ट क्लास विजर्ड अप्रेंटिस बनने के करीब हो। ड्यूक की स्पिरिचुअल पावर पहले ही लगभग 26 पॉइंट्स तक पहुंच चुकी थी। फर्स्ट क्लास विजर्ड अप्रेंटिस के लिए 30 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। ड्यूक ने थोड़ा सोचकर रिप्लाई किया, बिल्कुल। साइमन ने तुरंत वार्निंग भेजी, फिर तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। फिलहाल फर्स्ट क्लास विजर्ड अप्रेंटिस बनने में जल्दी मत करना। ड्यूक को थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, क्यों? साइमन ने एक्सप्लेन किया, एग्जामिनेशन का टाइम पास आ रहा है। अगर तुम अभी फर्स्ट क्लास विजर्ड अप्रेंटिस बन गए तो तुम्हें डायरेक्टली फर्स्ट क्लास एग्जाम देना पड़ेगा। अप्रेंटिस एग्जाम्स में थर्ड क्लास सबसे इजी होता है, सेकंड क्लास थोड़ा टफ और फर्स्ट क्लास सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट। साइमन की बात सुनकर ड्यूक ने टाइम कैलकुलेट किया। पिछली एग्जामिनेशन को थोड़े से ज़्यादा 6 महीने हो चुके थे। नॉर्मली एग्जाम्स हर 6 मंथ से 1 ईयर के बीच होते हैं। अगर वो अभी एडवांस करता तो उसे डायरेक्टली फर्स्ट क्लास एग्जाम देना पड़ता। ये न्यूली एडवांस्ड विजर्ड अप्रेंटिस के लिए काफ़ी डिसएडवांटेजेस होता। ब्लैक सेल का एग्जामिनेशन वैसे ही आसान नहीं होता, और ड्यूक का पिछला एग्जाम तो सबसे इजी लेवल का था। अगर वो सीधा फर्स्ट क्लास एग्जाम देता तो पास होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते। अगर पहले सेकंड क्लास एग्जाम पास करे और फिर फर्स्ट क्लास बनने की तैयारी करे तो सक्सेस के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते। सब समझ आने के बाद ड्यूक का मन शांत हो गया। वैसे भी वो प्लान कर रहा था कि एडवांस करने से पहले अपनी करंट स्किल्स को मैक्स कर ले। अब लग रहा था कि उसे सिर्फ स्पिरिचुअल पावर बढ़ानी चाहिए, बिना रैंक एडवांस किए। फर्स्ट क्लास विजर्ड अप्रेंटिस लेवल की स्पिरिचुअल पावर के साथ एग्जाम देना उसके लिए काफ़ी एडवांटेजेस होता। ये सब जानकारी मिलने के बाद ड्यूक ने डिसाइड किया कि नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए प्रॉपर प्रिपरेशन करेगा। उसने अपना स्किल ट्री खोला और उन स्किल्स को देखना शुरू किया जो अभी मैक्स नहीं हुई थी। डीप ब्लू टाइड मेडिटेशन टेक्निक लेवल 4, 2200 आउट ऑफ 2500। White Orchid Antidote Potion, Level 3, 27 out of 50. Mud Corrosion Potion, Level 2, 15 out of 40. Mountain Magic Potion, Level 4, 16 out of 30. Rock Armor, Level 2, 114 out of 130. Petrification Skin, Level 2, 116 out of 130. Gravity Slowdown, Level 1, 56 out of 100. Rock Spike, Level 2, 121 out of 130. मेडिटेशन टेक्निक अब अपग्रेड के काफ़ी करीब थी। इस दौरान स्टारलाइट मेडिटेशन पोशन का ऑक्सिलरी इफेक्ट भी काफ़ी इफेक्टिव रहा था। 3 पोशंस में से माउंटेन मैजिक पोशन का प्रोग्रेस सबसे ज़्यादा कंप्लीट के पास था। एक बार अर्थ ब्रीदिंग टेक्निक मैक्स हो जाए तो माउंटेन मैजिक पोशन की ज़रूरत लगभग ख़त्म हो जाती है। फिर भी अब जब प्रोग्रेस इतना पास था उसे इग्नोर करना भी सही नहीं था। लेकिन इस वक्त माउंटेन मैजिक पोशन रिफाइन करना सिर्फ लॉस होता, ना वो सेल होता ना यूज़। वाइट ऑर्किड एंटीडोट पोशन की प्रोफिशिएंसी को फास्ट किया जा सकता था। ये सेल भी होता था, इसीलिए लॉस का रिस्क नहीं था। मड कोरोजन पोशन को फिलहाल छोड़ देना ही बेस्ट था। उसकी प्रायोरिटी सबसे कम थी। सेल मुश्किल, स्टॉक ज़्यादा हुआ तो कैश फ्लो भी अफेक्ट होता। ड्यूक नॉर्मली पोशन रिफाइनर सेल के साइकिल से अपना खर्चा मैनेज करता था। अगर मड करोजन पोशन मैक्स किया तो बहुत ज़्यादा मैजिक स्टोन्स इन्वेस्ट करने पड़ते जो सेल करके रिकवर नहीं होते। आखिरी बचे थे 4 अर्थ एलिमेंट मैजिक स्पेल्स जिनकी प्रोफिशिएंसी काफ़ी लो थी। अर्थ एलिमेंट मैजिक का प्रोग्रेस स्लो होता है, ऊपर से मैजिक पावर कंजम्पशन भी ज़्यादा होती है, स्पेशली ग्रेविटी स्लो डाउन।
ड्यूक ने डिसाइड किया कि इस पीरियड में ज़्यादा बेसिक मैजिक रिकवरी पोशंस यूज़ करेगा ताकि इन 4 स्पेल्स की प्रोफिशिएंसी जल्दी बढ़े। इससे उसकी ओवरऑल स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स भी मिलेंगे, जिससे स्पिरिचुअल पावर और इम्प्रूव होगी। अब सीरियस ग्राइंड का टाइम आ गया है। सोच क्लियर होने के बाद ड्यूक ने डिसाइड कर लिया कि अगले कुछ टाइम तक वो पूरी तरह अपनी स्किल्स पर फोकस करेगा। 1 महीने बाद ड्यूक की मेडिटेशन टेक्निक काफ़ी पहले ही लेवल 5 तक मैक्स हो चुकी थी। जैसे ही वो लेवल 5 पर पहुंची, स्किल ट्री में मेडिटेशन टेक्निक को रिप्रेजेंट करने वाली कली से एक हरा पत्ता निकल आया। चैप्टर 136 30 पॉइंट स्पिरिचुअल पावर। ड्यूक ने अंदाज़ा लगाया कि डीप ब्लू टाइड मेडिटेशन टेक्निक का असली लेवल शायद 16 या 17 के आसपास होगा। इस पीरियड के दौरान उसने माउंटेन मैजिक पोशन और वाइट ऑर्किड एंटीडोट पोशन दोनों को मैक्स लेवल तक पहुंचा दिया, जिससे उसे 2 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिले। वाइट ऑर्किड एंटीडोट पोशन को एक नया ट्रेट भी मिल गया, इम्यून टू 100 पॉइजन्स। इम्यून टू 100 पॉइजन्स। तुम जो वाइट ऑर्किड एंटीडोट पोशन बनाते हो, उसका डिटॉक्सिफिकेशन इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और वो और भी ज़्यादा टाइप्स के जहरों को न्यूट्रलाइज कर सकता है। ड्यूक को ये ट्रेट काफ़ी यूज़फुल लगा। डिटॉक्सिफिकेशन इफेक्ट बढ़ने का मतलब था मार्केट में ज़्यादा प्राइस मिलेगी और पर्सनल यूज़ के लिए भी काफ़ी कन्वीनियंट होगा। बस एक दिक्कत थी, स्किल ट्री ने ये क्लियरली नहीं बताया था कि ये ट्रेट एग्जैक्टली कौन कौन से पॉइजन्स पर काम करता है। इसीलिए ड्यूक को धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट्स करके खुद ही समझना पड़ेगा। रही बात अर्थ मैजिक के 4 स्पेल्स की, तो वो अभी भी मैक्स नहीं हुए थे। ड्यूक को रियलाइज़ हुआ कि अर्थ मैजिक की प्रोफिशिएंसी बढ़ाना उसकी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा मुश्किल है। काफ़ी सारे बेसिक मैजिक रिकवरी पोशंस यूज़ करने के बाद भी सिर्फ थोड़ी सी प्रोग्रेस ही हो पाई। उसने अपने एट्रीब्यूट्स चेक किए। फिजिक 15.2, स्ट्रेंथ 16, एजिलिटी 15.2, स्पिरिट 26.9, फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स 4। स्किल ट्री देखते हुए ड्यूक ने नोटिस किया कि उसके पास 4 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स जमा हो चुके हैं और उसकी स्पिरिचुअल पावर 26.9 तक पहुंच चुकी थी। ये रिजल्ट था लगातार स्किल ग्राइंडिंग, लेवल अप से मिलने वाले स्पिरिचुअल पावर बोनसेस और डेली मेडिटेशन प्रैक्टिस का। ड्यूक ने बिना ज़्यादा सोचे सारे 4 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स स्पिरिचुअल पावर में डाल दिए। स्पिरिट 26.9 टू 30.9। जैसे ही ये अपग्रेड हुआ, इफेक्ट तुरंत महसूस हुआ। ड्यूक को लगा जैसे उसके दिमाग के अंदर स्पिरिचुअल पावर रखने की जगह फिर से एक्सपैंड हो गई हो। उसके बॉडी में स्टोर हो सकने वाली मैजिक पावर भी काफ़ी बढ़ गई, लगभग पहले से 1/3 ज़्यादा। ये 4 स्पिरिचुअल पावर पॉइंट्स 26.9 के बेस पर ऐड हुए थे और इस लेवल पर प्रोग्रेस करना नॉर्मली काफ़ी टफ होता है। एवरेज एप्टीट्यूड वाले काफ़ी विजर्ड अप्रेंटिसेस इसी थ्रेशहोल्ड पर लंबे टाइम तक अटके रहते हैं और उन्हें स्पेशल मेथड्स का सहारा लेना पड़ता है स्पिरिचुअल पावर बढ़ाने के लिए। अगर रिसोर्सेज सफिशिएंट हो तो बस लगातार इन्वेस्टमेंट करके इस बॉटलनेक को तोड़ना पॉसिबल होता है। ड्यूक ने ये स्टेप स्किल ट्री और फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स की मदद से क्रॉस कर लिया। उसने फिर से अपना फोकस प्रोफिशिएंसी ग्राइंडिंग पर लगा दिया और चाहता था कि अर्थ मैजिक स्पेल्स को जितनी जल्दी हो सके मैक्स कर ले। लेकिन कुछ ही दिन बाद एक न्यूज़ आई जो उसकी शांत डेवलपमेंट पीरियड को तोड़ने वाली थी। 2nd क्लास विजर्ड अप्रेंटिस एग्जाम अनाउंस हो चुकी थी और एग्जाम सिर्फ आधे महीने में शुरू होने वाली थी। इस बार प्रेपरेशन का टाइम पिछली बार से भी कम था। पिछले एग्जाम के लिए कम से कम 1 महीने का नोटिस मिला था। जैसे ही ड्यूक को ये खबर मिली, उसने तुरंत प्रेपरेशन शुरू कर दी। अब उसके पास बड़ा स्पेस रिंग था जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा आइटम्स कैरी कर सकता था। सबसे पहले उसने फूड और फ्रेश वाटर प्रिपेयर किया। नॉर्मली उसे पानी की चिंता नहीं होती थी, लेकिन एग्जाम का नेचर अनप्रिडिक्टेबल होता है। अगर किसी सिचुएशन में मैजिक से पानी कंजोर्ड ना कर पाया तो स्पेस रिंग के रिजर्व्स ही काम आते। ड्यूक हमेशा बेसिक सर्वाइवल को प्रायोरिटी देता था, बाकी सब बाद में। फिर उसने अपने मैजिक स्टोन्स काउंट किए, सिर्फ 3900 मैजिक स्टोन्स बचे थे।
हालांकि उसने रिसेंटली काफ़ी पोर्शन सेल किए थे, लेकिन सेविंग्स फिर भी कम थी। उसकी पर्सनल कल्टीवेशन का खर्चा काफ़ी हैवी था। ड्यूक ब्रोकन कॉल्डन एल्केमी शॉप गया ताकि एग्जाम के लिए कुछ एल्केमी क्रिएशंस खरीद सके। उसका प्लान था कुछ ऑफेंसिव टाइप एल्केमी आइटम्स लेना ताकि उसके अटैक मेथड्स और डाइवर्स हो जाएं। ब्रोकन कॉल्डन के वाइट ने उसे एक डीमनाइज्ड आइटम रेकमेंड किया, पॉइजनस स्नेक स्पाइक। ये एक रिंग थी जिसमें एमरल्ड जड़ा था और उस पर एक पावरफुल सबऑर्डिनेट स्पेल एन्चांट किया गया था। इस स्पेल का एनर्जी लेवल 19 डिग्रीज तक पहुंचता था, जो सबऑर्डिनेट स्पेल्स में काफ़ी रेयर माना जाता है। इसका सबसे खतरनाक एस्पेक्ट था इसका करोजिव इफेक्ट। जैसे ही एनिमी हिट होता, करोजिव एनर्जी उसे घेर लेती और लगातार उसका बॉडी इरोड करती रहती। अगर टाइम पर ट्रीटमेंट ना मिले तो पूरा बॉडी धीरे धीरे ब्लड के पूल में बदल जाता। ड्यूक तुरंत इस पावरफुल आइटम की तरफ अट्रैक्ट हो गया और उसने बिना ज्यादा हेजिटेशन के 1700 मैजिक स्टोन्स देकर इसे खरीद लिया। इसके बाद वाइट ने एक और चीज़ स्ट्रांगली रेकमेंड की, शॉप का नया प्रोडक्ट मैग्मा बॉम्ब। ये एक ऐसा एल्केमी क्रिएशन था जो स्पिरिचुअल या मैजिक पावर से डेटोनेट किया जा सकता था। इसकी एक्सप्लोजिव एनर्जी स्ट्रेंथ 15 डिग्रीज तक पहुंचती थी। मैग्मा बॉम्ब को फेंककर तुरंत ब्लास्ट किया जा सकता था या स्पेसिफिक टारगेट के हिसाब से डेटोनेट किया जाता था। ब्लास्ट होते ही ये इतनी ज्यादा हीट रिलीज करता था कि नॉर्मल रॉक्स तक पिघला देता था। इसी वजह से इसका नाम मैग्मा बॉम्ब रखा गया था। 15 डिग्रीज की एनर्जी स्ट्रेंथ ऑलरेडी काफी हाई होती है। काफी फर्स्ट क्लास विजर्ड अप्रेंटिसेस के लिए इतनी पावर के स्पेल्स कास्ट करना मुश्किल होता है। ड्यूक का खुद का स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेल वाटर एरो टेक्निक पहले सिर्फ 14 डिग्रीज तक ही पहुंचता था, लेकिन अब स्पिरिचुअल पावर बढ़ने के बाद वाटर एरो की स्ट्रेंथ भी बढ़ चुकी थी। एग्जैक्ट फिगर उसने टेस्ट नहीं की, पर अंदाजा था लगभग 16 डिग्रीज। इसका रीजन था 3 हेडेड डॉग का सलाइवा जो उसने मिक्सचर में कंबाइन किया था। ये कंडीशंस नॉर्मल विजर्ड अप्रेंटिसेस के पास नहीं होती। मैग्मा बॉम्ब ने फिर से ये प्रूव कर दिया कि एल्केमी कितनी पावरफुल होती है। कम स्ट्रेंथ में भी मैसिव डिस्ट्रक्शन पॉसिबल है। बस एक ही प्रॉब्लम थी, पैसा। हर फिस्ट साइज मैग्मा बॉम्ब की कीमत 150 मैजिक स्टोन्स थी। ड्यूक ने काफ़ी देर तक सोचा और आखिरकार 5 मैग्मा बॉम्ब्स खरीदने का डिसीजन लिया। इसके बाद उसके पास सिर्फ 700-800 मैजिक स्टोन्स ही बचे थे। उसके लिए ये बॉम्ब सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए थे, डेली बैटल्स के लिए नहीं। क्रिटिकल मोमेंट में एक एक्स्ट्रा ट्रम्प कार्ड होना हमेशा फ़ायदेमंद होता है। मैजिक पोशंस की बात करें तो ड्यूक के पास उनकी कोई कमी नहीं थी। हेला की मदद करते वक्त उसे अक्सर एक्स्ट्रा बैचेस मिल जाते थे, ऑर्डर्स से ज़्यादा वाले। टाइम के साथ उसके स्पेस रिंग में अलग अलग टाइप्स के मैजिक पोशंस काफ़ी एक्यूमुलेट हो चुके थे। इसके बाद ड्यूक ने साइमन और बाकी लोगों से मुलाकात की और कुछ बातें डिस्कस की। साइमन के ओरिजिनल स्मॉल ग्रुप में सिर्फ 3 लोग सेकंड क्लास विजर्ड अप्रेंटिस बने थे, बाकी सब अभी भी थर्ड क्लास ही थे। इस एग्जाम में सिर्फ साइमन, एनली, एबल और ड्यूक पार्टिसिपेट कर रहे थे, टोटल 4 लोग। ड्यूक को ये भी पता चला कि अभी तक थर्ड क्लास विजर्ड अप्रेंटिस एग्जाम्स का कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ था। फिलहाल सिर्फ सेकंड क्लास एग्जाम्स ही शेड्यूल हुई थी। साइमन ने अपने एक्सपीरियंस के बेस पर ड्यूक को बताया, सेकंड क्लास विजर्ड अप्रेंटिस एग्जाम्स बिल्कुल ईजी नहीं होती और थर्ड क्लास एग्जाम से काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती हैं। चैप्टर 137 असेसमेंट कंटेंट। असेसमेंट शुरू होने के बाद भी उन सबका प्लान था कि टीम बनाकर ही काम करें ताकि पास होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएं। पिछली असेसमेंट में भी उन्होंने साथ रहकर काम किया था, जिस वजह से बाकी लोग थोड़े कॉशियस रहते थे। इस बार असेसमेंट का फॉर्मेट अभी तक क्लियर नहीं था, लेकिन पहले से टीम बना लेना बिल्कुल गलत डिसीजन नहीं था। साइमन ने कुछ चैनल्स के थ्रू असेसमेंट के बारे में इन्फो निकालने की कोशिश भी की, लेकिन अफसोस एक भी सॉलिड इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। असेसमेंट का दिन जल्द ही आ गया। ड्यूक, साइमन और उनके साथ तीसरा मेंबर सब मिलकर फेमिलियर डॉक पर पहुंचे और शिप पर चढ़ गए। इस बार असेसमेंट देने वाले लोग काफ़ी कम थे, सिर्फ थोड़े से ज़्यादा 100 लोग। ड्यूक को याद आया कि जब थर्ड क्लास विजर्ड अप्रेंटिस का असेसमेंट हुआ था तब 300 से ज़्यादा लोग थे। इस बार क्लियरली नंबर्स काफ़ी कम थे। हाँ, इसका मतलब ये नहीं था कि सेकंड क्लास असेसमेंट में हमेशा कम लोग होते हैं। असेसमेंट्स बैचेस में कंडक्ट होती हैं।
ये भी पॉसिबल था कि 2 अलग-अलग सेकंड क्लास विज़र्ड अप्रेंटिसेस को बिल्कुल अलग असेसमेंट कंटेंट मिले। इस बैच की असेसमेंट की इंचार्ज थी सेलिन। वो विज़र्ड अप्रेंटिसेस के बीच काफ़ी पॉपुलर और फ्रेंडली थीं। अभी वो डेक पर खड़ी आसपास के विज़र्ड अप्रेंटिसेस से बात कर रही थीं। जब ड्यूक वहाँ से गुजरा, उसने सेलिन को कहते सुना, मैं असेसमेंट का एग्जैक्ट कंटेंट तो नहीं बता सकती, लेकिन एक हिंट दे सकती हूँ। फूड और वाटर ज़्यादा प्रिपेयर करना। किसी को समझ नहीं आया कि फूड और वाटर की इतनी ज़रूरत क्यों पड़ेगी, लेकिन जब सेलिन ने कहा तो ज़्यादातर विज़र्ड अप्रेंटिसेस ने बात मान ली। उसके पास खड़ा एक विज़र्ड, एक रेड हेड आदमी, जल्दी से सेलिन को साइड में ले गया। सेलिन, बस करो, तुम तो ऑलमोस्ट असेसमेंट कंटेंट ही रिवील कर रही हो। सेलिन हंस पड़ी। अच्छा, और नहीं बोलूंगी। सच ये था कि सेलिन को लगा असेसमेंट थोड़ा ज़्यादा ही टफ है। अगर बिना किसी हिंट के इन विज़र्ड अप्रेंटिसेस को भेज दिया गया तो कैजुअल्टी रेट काफ़ी हाई हो सकता है। उसे ऐसी ट्रेजेडी देखना पसंद नहीं था, इसलिए उसने थोड़ा सा रिमाइंडर दे दिया। ड्यूक और साइमन ने एक दूसरे को देखा। उन्होंने पहले से ही काफ़ी फूड और वाटर प्रिपेयर कर रखा था, लेकिन अब लग रहा था कि शायद और ज़्यादा प्रिपेयर करना चाहिए था। फूड के केस में अब ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता था। शिप पर आ चुके थे और ख़रीदने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए बस मील्स के टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा फूड स्टोर कर सकते थे। वाटर का इशू रिलेटिवली ईजी था। ड्यूक ने तुरंत वहीं पर काफ़ी सारा क्लीन वाटर कंजोर किया और अपने स्पेस रिंग में स्टोर कर लिया। डेस्टिनेशन तक पहुंचने का टाइम सबकी एक्सपेक्टेशन से भी कम निकला, लंच से पहले ही। इस वजह से काफ़ी लोगों के प्लान्स फेल हो गए, जो सोच रहे थे कि लंच के टाइम शिप से और फूड स्टोर करेंगे। शिप एक छोटे से आइलैंड पर डॉक हो गई। पिछली बार के अनलाइक, इस बार सेलिन ने उन्हें डायरेक्टली डिसएम्बार्क करने को कहा। आइलैंड पर उतरने के बाद ड्यूक और बाकी विज़र्ड अप्रेंटिसेस सेलिन और कुछ ऑफिशियल विज़र्ड्स के पीछे पीछे चल पड़े। आइलैंड बिल्कुल अनइनहैबिटेड लग रहा था, जैसे कोई रिसर्च लैब हो। वहाँ काफ़ी सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई थीं। आखिरकार सब एक ग्रैंड हॉल में पहुंचे। यहीं सेलिन ने असेसमेंट का कंटेंट अनाउंस करना शुरू किया। हर एक को एक पर्चमेंट दिया गया जिसमें टास्क की डिटेल्ड रिक्वायरमेंट्स और रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखी थी। ड्यूक ने तुरंत पर्चमेंट पढ़ना शुरू किया, तब उसे समझ आया कि टास्क क्या है। उन्हें एक इंडिपेंडेंट स्पेस में एंटर करना था, एक जगह जहां एंडलेस डेजर्ट और ग्रेवल प्लेन्स थे। इस जगह का नाम था डेजर्ट लिजर्डमैन पेट्री डिश। नाम जैसे सजेस्ट करता था, वहां एक ह्यूमनॉइड रेस रहती थी, डेजर्ट लिजर्डमैन, जो कई ट्राइब्स में डिवाइडेड थी। ड्यूक और बाकी विज़र्ड अप्रेंटिसेस का टास्क था कम से कम एक डेजर्ट लिजर्डमैन ट्राइब का मैप सबमिट करना, टेरेन और डिफेंसिव फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, और हर एक को एक डेजर्ट लिजर्डमैन का हेड सबमिट करना। दोनों कंडीशंस कंप्लीट होने पर ही असेसमेंट पास माना जाता। इस असेसमेंट में टीम बनाना अलाउड था और मैक्सिमम 5 लोग एक टीम बना सकते थे। 5 लोग मिलकर एक मैप और 5 डेजर्ट लिजर्डमैन हेड सबमिट कर सकते थे। ड्यूक को लगा इस रूल से टास्क की डिफिकल्टी थोड़ी कम हो जाती है। जो विज़र्ड्स कॉम्बैट में स्ट्रांग नहीं थे, वो भी टीम वर्क के थ्रू पास हो सकते थे। बस टीम को 5 हेड सबमिट करने होते। असेसमेंट का टोटल ड्यूरेशन था 10 डेज, और पिछली बार की तरह ही टास्क जल्दी कंप्लीट करने पर भी पहले एग्जिट अलाउड नहीं था। 10 डेज पूरे होने का वेट ही करना पड़ता। पर्चमेंट में डेजर्ट लिजर्डमैन की स्ट्रेंथ के बारे में भी इंटेल दिया गया था। डेजर्ट लिजर्डमैन सिर्फ स्ट्रॉन्ग और स्टर्डी ही नहीं थे, बल्कि उनके पास कास्टिंग एबिलिटी भी थी। वो कॉम्बैट में मैजिक यूज कर सकते थे। जनरली एक अडल्ट लिजर्डमैन की स्ट्रेंथ फर्स्ट क्लास विज़र्ड अप्रेंटिस के बराबर थी, और उनके ट्राइब्स के लीडर्स क्या, वो ऑफिशियल विज़र्ड लेवल के कॉम्परेबल थे। ये पढ़ते ही ड्यूक को लगा कि सिचुएशन काफ़ी ट्रिकी होने वाली है। डेजर्ट जैसे हार्श एनवायरनमेंट में फाइट करना ही डिसएडवांटेज था, ऊपर से ओपोनेंट्स उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। ज़्यादातर विज़र्ड अप्रेंटिसेस के लिए 1-on-1 फाइट में एक डेजर्ट लिजर्डमैन को मारना भी मुश्किल होता। अब समझ आया कि टीम फॉर्मेशन क्यों अलाउड था। बिना टीम के टास्क कंप्लीट करने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम थी। 5 सेकंड क्लास विज़र्ड अप्रेंटिसेस की टीम मिलकर शायद एक डेजर्ट लिजर्डमैन को मार पाएं, और वो भी तब जब 1-on-1 सिचुएशन हो। एक्चुअल सिनेरियो बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल था।
हो सकता है वहाँ विज़र्ड अप्रेंटिसेस से ज़्यादा डेजर्ट लिजर्ड मैन हों। उस केस में उनके पास ना सिर्फ स्ट्रेंथ का डिसएडवांटेज होता बल्कि नंबर्स का भी। जितना ड्यूक इस बारे में सोचता उतना लगता कि ये पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई है, स्पेशली जब टास्क में क्लियरली लिखा था कि अंदर मल्टीपल ट्राइब्स हैं। ड्यूक और साइमन ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों की आंखों में सीरियसनेस और प्रेशर क्लियरली दिखता था। उन्हें पता था ये असेसमेंट बहुत ही डेंजरस होने वाली है। बाकी विज़र्ड अप्रेंटिसेस में से कितने सर्वाइव कर पाएंगे इसका कोई गारंटी नहीं था। अगर सिर्फ जिंदा रहना ऑब्जेक्टिव होता तो शायद 10 डेज सर्वाइव करना पॉसिबल होता, लेकिन उस केस में असेसमेंट कंप्लीट नहीं होती। इस बार का असेसमेंट पिछली बार से बिल्कुल अलग था, डिफ़िकल्टी और फॉर्मेट दोनों में। ड्यूक को लगा ये असेसमेंट ज़्यादातर टीम कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेटिव एग्जीक्यूशन टेस्ट करने के लिए है। रूल समझने के बाद सेलिन सबको हॉल के रियर साइड ले गई। कुछ बड़े डोर्स क्रॉस करने के बाद वो एक बड़े, थोड़ी डिमली लिट रूम में पहुंचे। रूम के बीच में एक मैसिव लाइट गेट खड़ा था जिसके अंदर ब्लू लाइट कर्टन घूम रही थी। गेट का डेस्टिनेशन अननोन था। सेलिन ने अनाउंस किया, अभी जो टीम साइन अप हुई हैं उनके ऑर्डर के अकॉर्डिंग एक एक करके एंटर करो। नेचुरली ड्यूक, साइमन और बाकी 2 कंपेनियंस के साथ था, टोटल 4 लोगों की टीम। उन्होंने 5th मेंबर ऐड नहीं किया। पिछली बार जो वेंट के साथ इंसिडेंट हुआ था उससे उन्होंने सीख लिया था, एक अनरिलायबल इंसान ऐड करने से बेहतर है छोटी ट्रस्टेड टीम बनाना। चैप्टर 138 बाउंडलेस डेजर्ट। हॉल के अंदर ही काफ़ी विज़र्ड अप्रेंटिसेस ने टेम्पररी टीम्स बना ली थीं। कुछ लोग ड्यूक की टीम ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन ड्यूक और साइमन दोनों ने साफ मना कर दिया। उन लोगों पर भरोसा करना मुश्किल था जिन्हें वो जानते भी नहीं थे, इसीलिए टीम सिर्फ 4 लोगों की ही रही। ऐसे हेस्टली बनी हुई टीम्स में नेचुरली काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। ट्रस्ट की कमी, कोऑर्डिनेशन का लैक और एक दूसरे की फाइटिंग स्टाइल का अंदाज़ा न होना। इस तरह की सिचुएशन विज़र्ड अप्रेंटिसेस की ऑन द स्पॉट रिएक्शन और टीम वर्क एबिलिटी को और भी ज़्यादा टेस्ट करती है। जायंट ब्लू लाइट कर्टन के सामने एक एक करके विज़र्ड अप्रेंटिसेस अंदर जाते गए और गायब होते चले गए। जल्द ही ड्यूक और उसकी टीम की बारी आ गई। चारों ने एक साथ उस अननोन गेट में कदम रखा। गर्मी, तेज रोशनी, जलन, यही पहली फीलिंग थी जो ड्यूक और बाकी सबको वहां पहुंचते ही हुई। उनके सामने एक एंडलेस डेजर्ट था, नीचे ढीली जलती हुई सुनहरी रेत जो पैरों के नीचे फिसल रही थी। दूर दूर तक सिर्फ सैंड ड्यून्स ही सैंड ड्यून्स थे। तेज गर्मी की वजह से दूर का नज़ारा हिलता डुलता लग रहा था, जैसे स्पेस ही डिस्टॉर्ट हो रही हो। ऊपर आसमान में एक बहुत बड़ा सुनहरा सूरज था जो बिना रहम के सब कुछ जला रहा था। गर्म हवा जब सांस के साथ लंग्स में गई तो ड्यूक को काफ़ी डिस्कम्फर्ट हुआ। इतनी हाश जगह पर अचानक पहुंचना आसान नहीं था। ड्यूक के मन में एक अजीब सा ख्याल आया, क्या ब्लैक सेल के विज़र्ड्स ने सच में यहाँ एक सूरज बना दिया है? अगर उसे सही याद था तो इस जगह का नाम था डेजर्ट लिजर्ड मैन इनक्यूबेटर। टेक्निकली ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटल स्पेस होना चाहिए था जहां विज़र्ड्स डेजर्ट लिजर्ड मैन रेस को ऑब्जर्व और कल्टिवेट करते होंगे। लेकिन ये जगह इतनी वास्ट थी कि कोई बाउंड्री नज़र नहीं आ रही थी, बिल्कुल एक रियल वर्ल्ड जैसे। ड्यूक ने तुरंत नोटिस किया कि आसपास वाटर एलिमेंट पार्टिकल्स बहुत ही कम थे, इतने कम कि वो मुश्किल से वाटर एरो टेक्निक के लिए भी काफ़ी होते। इस बात पर ड्यूक खुद को लकी महसूस कर रहा था कि उसने अर्थ मैजिक भी सीखी हुई है, वरना यहाँ आकर शायद उसे सिर्फ स्वॉर्ड फाइटिंग पर ही डिपेंड करना पड़ता। वाटर एलिमेंट्स कम थे, लेकिन अर्थ एलिमेंट पार्टिकल्स यहाँ भरपूर थे। पूरा डेजर्ट ही अर्थ एलिमेंट से बना हुआ था। बस थोड़ा सा मैजिक पावर इस्तेमाल करके ड्यूक ने नीचे की पीली रेत को कंट्रोल किया और उससे रॉक आर्मर बना ली। यहाँ लूज सैंड को कंट्रोल करना पहले के मुकाबले बहुत ही आसान था। पहले ज़मीन से रॉक स्पाइक्स बनाना मुश्किल होता था क्योंकि ज़मीन एक सॉलिड मास होती थी।
हाई लेवल अर्थ एलिमेंट अफिनिटी के बावजूद जमीन के अंदर के अर्थ एलिमेंट्स को मैनिपुलेट करना टफ होता था। लेकिन यहाँ रेत इतनी लूज थी कि कंट्रोल करना पानी पीने जैसा लग रहा था। ड्यूक ने अभी और अर्थ मैजिक टेस्ट नहीं किया, वो बिना मतलब मैजिक पावर वेस्ट नहीं करना चाहता था। उसे याद था, ये जगह सेफ नहीं है, क्या खतरा छुपा हो कोई आइडिया नहीं। अब कहाँ जाएं? एबल अपने गोल से चेहरे के साथ थोड़ा घबरा कर बोला। इस तरह की जगह पर अचानक पहुंचना किसी के भी नर्व्स टाइट कर देता। चारों तरफ सिर्फ डेजर्ट ही डेजर्ट था, डायरेक्शन का कोई क्लू नहीं। ड्यूक ने कुछ सेकंड सोचा, फिर लेफ्ट साइड की तरफ इशारा किया। इस डायरेक्शन ट्राई करते हैं, शायद उधर वाटर सॉस हो। अभी उनका सबसे बड़ा गोल था डेजर्ट में एक ओएसिस या वाटर सॉस ढूंढना। सिर्फ अपने स्टॉक के फूड और वाटर पर डिपेंड करना रिस्की था, वो कभी न कभी खत्म हो ही जाता। अब से हर बूंद और हर बाइट बहुत प्रेशियस था। अगर वाटर सॉस मिल जाता तो उनका प्रेशर काफ़ी कम हो जाता। अपनी हाई वाटर एलिमेंट अफिनिटी की वजह से ड्यूक को लेफ्ट डायरेक्शन से एक हल्की सी फीलिंग आ रही थी। गारंटी तो नहीं थी, लेकिन और कोई ऑप्शन भी नहीं था। साइमन, जो ड्यूक की वाटर मैजिक पर भरोसा करता था, बिना हेजिटेशन मान गया। वैसे भी इस मोमेंट पर किसी भी डायरेक्शन में चलना सेम ही था। कम से कम एक डायरेक्शन चूज करके आगे बढ़ना बेकार इधर उधर भटकने से बेटर था। डेजर्ट में गर्मी के साथ साथ तेज हवा भी चल रही थी। हवा के साथ रेत के छोटे छोटे कण चेहरे पर लगते, चुभते हुए। ड्यूक शैडो वाटर और रॉक आर्मर के प्रोटेक्शन की वजह से थोड़ा बेटर था, लेकिन साइमन और बाकी दोनों के होंठ जल्द ही फटकर खून निकल आए। डेजर्ट में चलना भी आसान नहीं होता, कभी पैर घुटने तक धंस जाता, कभी रेत फिसल जाती। ये जमीन पर चलने से काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टिंग था। चलते हुए वो लोग थोड़े थोड़े इंटरवल्स पर छोटा सिप पानी का लेते रहे। पानी बचाना बहुत ज़रूरी था। कुछ ड्यून्स क्रॉस करने के बाद वो एक ड्यून पर रुककर थोड़ी देर रेस्ट करने लगे। थोड़ा पानी पिया, फिर आगे बढ़ने की तैयारी करने लगे। उन्होंने पहले से काफ़ी फूड और वाटर प्रिपेयर किया था, इसीलिए फ़िलहाल पैनिक की बात नहीं थी। लेकिन बाकी विज़र्ड अप्रेंटिसेस इतने लकी नहीं होंगे। सेलिन के रिमाइंडर के बावजूद काफ़ी लोग ज़्यादा फूड और वाटर अरेंज नहीं कर पाए होंगे। उन लोगों के लिए यहाँ पहुँचते ही वाटर सॉस ढूंढना लाइफ डेथ का सवाल बन गया होगा। जैसे ही ड्यूक आगे बढ़ने वाला था, वो अचानक रुक गया। उसकी नज़र नीचे रेत पर जम गई। साइमन और बाकी दोनों ने भी उसकी मूवमेंट देखकर अलर्ट हो गए। ड्यूक की अर्थ परसेप्शन यहाँ डेजर्ट में और भी स्ट्रांग हो गई थी। उसने क्लियरली महसूस किया, नीचे रेत के अंदर कुछ तेज़ी से मूव कर रहा है और उनकी तरफ आ रहा है। नीचे से कुछ आ रहा है, सब केयरफुल रहो, ड्यूक ने वार्निंग दी। वार्निंग पूरी भी नहीं पाई थी कि ड्यूक तुरंत मूव कर गया। उसने एनली को पकड़ा और उसे अपने साथ लेते हुए साइड में रोल कर गया। अगले ही सेकंड जमीन फट पड़ी। एक जाइगैंटिक सैंडवर्म रेत के अंदर से बाहर निकला। उसका बड़ा सा सिर और एक भयानक मुंह जिसमें तेज दांत की कई रोज थीं। सैंडवर्म की दोनों आंखें अंधी थीं। एवोल्यूशन के साथ ये ऑर्गन बेकार हो चुका था। एम्बुश फेल होने पर वर्म वापस नीचे घुसना चाह रहा था, लेकिन उसके नीचे का ड्यून अचानक हार्ड हो चुका था। जैसे ही वर्म बाहर निकला, ड्यूक ने आसपास की रेत को फोर्सफुली फ्यूज कर दिया, उसे कुछ पल के लिए सॉलिड बना दिया। अगले ही पल 5 रॉक स्पाइक्स एक साथ बने और वर्म के शरीर को चीर कर रख दिया। हरा खून हर तरफ छिटक गया, जो तेज गर्मी में तुरंत इवेपोरेट हो गया। पूरा फाइट इतना फास्ट था कि बाकी लोग रिएक्ट भी नहीं कर पाए थे। ड्यूक बिल्कुल काम और फोकस्ड रहा और फाइट तुरंत खत्म कर दी। सेफ्टी के लिए साइमन ने एक स्मॉल फायर टेक्निक भी दाग दी। इस जगह पर फायर मैजिक नेचुरली बूस्टेड थी। साइमन ने नीचे झुककर लाश इंस्पेक्ट की। डेड है। ये कोई नए टाइप का डेमन लगता है। मिशन ब्रीफिंग में इसका कोई मेंशन नहीं था। चैप्टर 139 डिस्कवरिंग द लिजर्ड मैन।
ब्लैक सेल के द्वारा दी गई मिशन इंटेलिजेंस में सिर्फ डेजर्ट लिजर्ड मैन के बारे में लिमिटेड जानकारी थी। इस जगह पर और कौन-कौन से डीमंस मौजूद हैं, उनकी क्या स्ट्रेंथ है, इसका कोई डेटा नहीं था। विज़र्ड अप्रेंटिसेस को इस अनजान दुनिया में सर्वाइव करना था, जहां हर तरफ अननोन एनिमीज छुपे हुए थे। एकेडमी आइलैंड पर चाहे उन्होंने कितनी भी नॉलेज गेन की हो, फ्यूचर में ऐसे दुश्मनों से सामना होना ही था जिनके बारे में उन्हें कुछ भी पता ना हो। बिना इन्फॉर्मेशन के लड़ना एक विज़र्ड के रियल एडेप्टेबिलिटी और प्रेजेंस ऑफ माइंड को टेस्ट करता है। ड्यूक आगे बढ़ा और ज़मीन पर पड़े सैंडवर्म के कॉर्प्स को ध्यान से स्टडी किया। उसने उस क्रीचर के बॉडी स्ट्रक्चर, स्ट्रेंथ और वेट का अंदाज़ा लगाया। उसके हिसाब से सैंडवर्म की कॉम्बैट पावर रफली एक ग्रेट नाइट के बराबर थी, लेकिन क्योंकि ये ज़मीन के नीचे तेज़ी से मूव कर सकता था, ये एक काफ़ी खतरनाक थ्रेट बन जाता था। अगर ड्यूक के पास अर्थ एलिमेंट की हाई परसेप्शन एबिलिटी ना होती, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस थे कि एनली पे सक्सेसफुल एम्बुश हो जाता। इस मोमेंट पर सबको एहसास हो गया, ये शांत दिखता डेजर्ट असल में अनजान और डेडली खतरों से भरा हुआ था। साइमन ने एक पार्चमेंट और क्विल निकाला और उन जगहों का मैप बनाना शुरू किया जहां से वो अब तक गुजर चुके थे। डेजर्ट में मैप का प्रैक्टिकल यूज़ कम होता है, क्योंकि सैंड ड्यून्स की पोजीशंस कॉन्स्टेंटली शिफ्ट होती रहती हैं। हो सकता है जो जगह अभी रिकॉर्ड की हो, वो कुछ ही देर में बिल्कुल अलग दिखने लगे। इसलिए साइमन ने टेरेन रिकॉर्ड करने के बजाय डायरेक्शन और अप्रॉक्सिमेट डिस्टेंस मार्क की। सन की पोजीशन को रेफरेंस बनाकर एक सिंपल डायरेक्शनल मैप तैयार किया। ग्रुप ज़्यादा देर रुका नहीं और फिर आगे बढ़ने लगा। विशाल डेजर्ट में ऊपर से जलता हुआ सूरज, कहीं भी शैडो या शेल्टर नहीं था। ड्यूक और बाकी लोग पसीने से भीग चुके थे। बॉडी फ्लूइड्स रैपिडली लूज हो रहे थे और पसीना निकलते ही इवेपोरेट हो जाता था। उनके शरीर के कुछ हिस्सों पर सफ़ेद क्रिस्टलाइन रेजिड्यू भी दिखने लगा था। सब समझ चुके थे, ये असेसमेंट का पहला और सबसे ब्रूटल टेस्ट था। इस हार्श एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना। बहुत से विज़र्ड अप्रेंटिसेस शायद यहीं फेल हो जाते। डेजर्ट लिजर्ड मैन को देखने का मौका भी नहीं मिलता और हमेशा के लिए इस अनंत रेगिस्तान में खो जाते। ड्यूक और उसकी टीम लगातार 4 घंटे चलती रही। इस दौरान उन्होंने कई सैंडवर्म अटैक्स फेस किए, लेकिन ड्यूक की परसेप्शन एबिलिटी के कारण हर बार पहले ही डिटेक्ट हो गया। कोई इंजरी या कैजुअल्टी नहीं हुई। उनके सामने लगभग हमेशा एक ही जैसे ड्यून्स और रेत का मंजर था, जैसे वो एक ही जगह पर घूम रहे हों। तब अचानक ड्यूक की नज़र आगे एक सैंड ड्यून के नीचे उग रही हरी घास पर पड़ी। इस बंजर जगह में वो ग्रीन कलर का एक छोटा सा झलक बहुत ज़्यादा नोटिसेबल था। ये मीटस्टोन ग्रास है, एनली ने पास जाते ही पहचान ली। डेजर्ट का कॉमन प्लांट है, बहुत ही ड्राउट रेजिस्टेंट और एक रेयर मैजिक पोशन मटेरियल भी। ऊपर से ये बस थिक लीव्ड घास लगती है, लेकिन इसकी रूट्स ग्रे वाइट और काफ़ी हार्ड होती हैं। यही रूट्स एक रेयर मैजिक पोशन मटेरियल होती हैं, जिनकी वैल्यू लगभग 1 लेवल 1 मैजिक स्टोन पर ग्राम होती है। एक मीट स्टोन ग्रास के रूट्स का वेट ईजिली 100 ग्राम से ज़्यादा होता है, मतलब 100+ मैजिक स्टोन्स की वैल्यू। इसे कलेक्ट कर लेते हैं, साइमन बोला। बाहर जाकर सेलिंग प्राइस के हिसाब से इक्वली डिवाइड कर लेंगे। ड्यूक को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, ज़्यादा प्राइसलेस आइटम भी नहीं था, और साइमन का ट्रियो के साथ पुराना ट्रस्ट था। डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर कभी डिस्प्यूट नहीं हुआ था। ड्यूक के दिमाग में एक थॉट आया, अगर कोई टेम्पररी टीम होती तो शायद सिर्फ इस एक प्लांट के लिए ही लड़ाई हो जाती। लगता है हम वाटर सोर्स के और करीब आ रहे हैं, ड्यूक ने ध्यान से सेंस करते हुए कहा। जमीन के नीचे वाटर एलिमेंट की डेंसिटी धीरे धीरे बढ़ रही थी। अभी भी कम थी, लेकिन पहले से ज़्यादा थी। अपनी हाई लेवल वाटर एलिमेंट एबिलिटी के कारण ड्यूक जमीन के नीचे के वाटर फ्लो से डायरेक्शन का अंदाज़ा लगा सकता था। मीटस्टोन ग्रास का होना भी इसी बात को कंफर्म करता था। ग्रुप ने पेस तेज कर दिया। अब उनका एक ही गोल था, सूरज से बचने के लिए कोई शेडेड जगह ढूंढना। 1 घंटे बाद दूर एक ओएसिस दिखाई दिया, हरे भरे पेड़, घनी वेजिटेशन और बीच में पानी। लेकिन ड्यूक और बाकी लोग सीधे आगे नहीं बढ़े, वो वहीं एक सैंड ड्यून के पीछे छुप गए।
डेजर्ट का ओएसिस हर तरह के जीवों को अट्रैक्ट करता है और उनमें काफ़ी खतरनाक डीमंस भी हो सकते हैं। पहले सिचुएशन ऑब्जर्व करना ज़रूरी था। आयल गो, एबल बोला, मेरे पास ईगल आए है। ईगल आए एक रेकनेसेंस टाइप सेकेंडरी मैजिक है जो एक मैजिकली फॉर्म्ड ईगल क्रिएट करता है। वो सिर्फ कास्टर को दिखता है जब तक कि कोई स्पेशल डिटेक्शन मेथड यूज न करे। मैजिक एनर्जी एबल के अराउंड फ्लक्चुएट हुई। उसकी आंखों में हल्की नीली रोशनी चमकी और वो बिल्कुल स्टिल हो गया। उसकी विजन ओएसिस के ऊपर सोर करने लगी। ओएसिस ज्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए एबल ने जल्दी ही सिचुएशन समझ ली। सेंटर में एक लेक है। लेक के आसपास वुड्स में कुछ डीमंस एक्टिव हैं, काफी स्ट्रांग लग रहे हैं। और मैंने 2 डेजर्ट लिजर्ड मैन भी देखे हैं। डेजर्ट लिजर्ड मैन का स्केच 5 मिनट पर ऑलरेडी बना हुआ था। लगभग 2 मीटर लंबे, पतले, स्पिंडल शेप्ड ह्यूमनॉइड क्रीचर्स। ये सुनते ही ग्रुप अलर्ट हो गया। मिशन इंटेल के मुताबिक एक अडल्ट डेजर्ट लिजर्ड मैन की स्ट्रेंथ एक फर्स्ट क्लास विजर्ड अप्रेंटिस के बराबर होती है और उनके पास कास्टिंग एबिलिटी भी होती है। ऑब्जर्वेशन जारी रखो, ड्यूक ने धीरे से कहा। देखो वो क्या कर रहे हैं। एबल ने नोट किया और ईगल आई से देखना कंटिन्यू किया। दोनों डेजर्ट लिजर्ड मैन लेक के पास जंगल में आराम कर रहे थे। कोई भी डीमन उनके करीब आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उन्होंने सिंपल लेदर आर्मर पहना हुआ था और हाथ में सिमिटार्स पकड़े हुए थे। दिखावे में काफी रफ एंड शैबी। सूरज ढलने के करीब जैसे ही उनका रेस्ट खत्म हुआ, दोनों खड़े हुए और ओएसिस से बाहर निकल गए। लगता था जैसे वो वापस जा रहे हों। तुम्हारे ईगल आई की रेंज कितनी है? ड्यूक ने पूछा। मैक्सिमम 1 किलोमीटर, एबल ने जवाब दिया। ड्यूक ने कुछ सोचा, फिर एबल को एक बेसिक मैजिक रिकवरी पोशन देते हुए कहा, ऑब्जर्वेशन कंटिन्यू रखो, हम मैक्सिमम सेफ डिस्टेंस पे फॉलो करेंगे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये अपनी ट्राइब की तरफ जा रहे हैं। डेजर्ट लिजर्ड मैन हमेशा ट्राइबल कम्युनिटीज में रहते हैं। इसका मतलब था जहां 2 हैं वहां पूरी ट्राइब पास ही होगी। और अगर ये वापस जा रहे थे तो ड्यूक और उसकी टीम को असेसमेंट के मिशन कंप्लीट करने का एक परफेक्ट मौका मिल चुका था। चैप्टर 140 लिजर्ड मैन ट्राइब। ड्यूक को अच्छे से याद था कि असेसमेंट टास्क का एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या था। डेजर्ट लिजर्ड मैन ट्राइब का डिटेल्ड मैप सबमिट करना, जिसमें उनके डिफेंसिव फोर्सेस की डिस्ट्रीब्यूशन क्लियरली मार्क्ड हो। हर डेजर्ट लिजर्ड मैन ट्राइब के पास एक लीडर होता है जिसका लेवल लगभग ऑफिशियल विजर्ड के बराबर होता है। ये एक ऐसी एग्जिस्टेंस थी जिसे इस स्टेज पर कोई भी विजर्ड अप्रेंटिस सीधी टक्कर नहीं ले सकता था। इसलिए ब्लैक सेल का ऑब्जेक्टिव कभी भी ये नहीं था कि अप्रेंटिसेस किसी लिजर्ड मैन ट्राइब को डिस्ट्रॉय करें। उनका असली मकसद था रेकनेसेंस एबिलिटी को टेस्ट करना। ड्यूक, साइमन और बाकी लोग पहले ही एक बात पर अग्री हो चुके थे। वो किसी भी हाल में लिजर्ड मैन ट्राइब का ध्यान अपनी तरफ नहीं खींच सकते थे और ना ही ज्यादा पास जा सकते थे। उनकी करंट स्ट्रेंथ के साथ अगर लिजर्ड मैन लीडर ने नोटिस कर लिया तो शायद भागने का मौका भी ना मिले। सबसे सेफ और स्मार्ट तरीका यही था कि थोड़ी डिस्टेंस मेंटेन करके मैप कंप्लीट किया जाए। इस काम के लिए एबल बिल्कुल परफेक्ट चॉइस था। उसकी ईगल आई टेक्निक जैसे इसी टाइप के रेकनेसेंस के लिए बनी हो। जब ड्यूक ने पहली बार ये मिशन देखा था, उसने शैडो इंसेक्ट यूज करने का सोचा था। वो मेथड स्लो था लेकिन काम हो जाता। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि एबल के पास ईगल आई है, ये अप्रोच नेचुरली सबसे डायरेक्ट और इफेक्टिव बन गई। रही बात 4 डेजर्ट लिजर्ड मैन को मारने की, उस टास्क को उन्होंने टेम्पररली साइड पर रख दिया। उन्हें यहाँ पूरे 10 दिन रहना था, कोई जल्दी नहीं थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वो लिजर्डमैन ट्राइब के पास फाइट इनिशिएट नहीं कर सकते थे। अगर एक भी लिजर्डमैन बचकर भाग गया तो पूरी ट्राइब उनका पीछा करेगी। असेसमेंट का पहला ही दिन था और वो बाकी का टाइम हंटेड होते हुए नहीं बिताना चाहते थे। एबल ईगल आई स्टेट में बना रहा, लगातार उन 2 डेजर्ट लिजर्डमैन की मूवमेंट्स ट्रैक करता हुआ। बाकी टीम दूर से फॉलो करती रही, हमेशा सेफ डिस्टेंस मेंटेन करते हुए। डेजर्ट में सैंड ड्यून्स ऊपर नीचे होती रहती हैं। 1 किलोमीटर की डिस्टेंस यहाँ प्रैक्टिकली काफ़ी ज़्यादा होती है। कभी कभी लिजर्डमैन के फुटप्रिंट्स भी दिखाई देने बंद हो जाते।
एबल की मैजिक पावर तेज स्पीड से कंज्यूम हो रही थी। ड्यूक के दिए हुए पोशन पीने के बाद ही वो थोड़ा सस्टेन कर पा रहा था। ड्यूक के पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं थी। पोशंस उसके लिए ऑलमोस्ट अनलिमिटेड थे। एबल ने एक बार मैजिक स्टोन्स देने का सजेशन दिया, लेकिन ड्यूक ने तुरंत मना कर दिया। तुम पूरी टीम के लिए काम कर रहे हो, इसमें पेमेंट की बात ही नहीं। कुछ देर बाद टीम रुक गई क्योंकि उन्हें डेजर्ट लिजर्डमैन ट्राइब दिख चुकी थी। ओएसिस से लगभग 5 किलोमीटर दूर एक बंजर वेस्टलाइन था जहां अजीब शेप के बड़े बड़े पत्थर खड़े थे, जैसे एक स्टोन फॉरेस्ट। इसी स्टोन फॉरेस्ट के बीच में लिजर्डमैन ट्राइब बसा हुआ था। सालों की हवा और इरोजन ने उन पत्थरों को स्ट्रेंज और फैंटास्टिक शेप्स दे दी थीं। ऊपर से देखा जाए तो ट्राइब स्टोन फॉरेस्ट के सेंटर में था, 2 मेन एंट्रेंसेस के साथ, और अंदर कई स्टोन हाउसेस बने हुए थे। हाउसेस साइज में अलग अलग थे, सबसे बड़े स्टोन हाउस के चारों ओर घूमते हुए, जो क्लियरली ट्राइब लीडर का रेजिडेंस लग रहा था। एबल के हिसाब से इस ट्राइब में कम से कम 60 डेजर्ट लिजर्डमैन मौजूद थे। स्टोन फॉरेस्ट का कॉम्प्लेक्स टेरेन उनके लिए परफेक्ट कवर प्रोवाइड करता था। काफ़ी देर ऑब्जर्व करने के बाद एबल ने 7 कोवर्ट सेंट्री पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए। ये लिजर्डमैन बिल्कुल भी डम नहीं थे। उन्होंने एक टाइट और एफिशिएंट डिफेंसिव सिस्टम बना रखा था। मल्टीपल पेट्रोल रूट्स थे और लगता था जैसे 24 आवर्स पेट्रोल चलती हो। एबल बोलता जा रहा था और साइमन हर एक डिटेल मैप पर मार्क करता जा रहा था। धीरे धीरे मैप डिटेल्ड और कंप्लीट होता चला गया। डिफेंसिव लेआउट क्रिस्टल क्लियर हो चुका था। तब तक सूरज डूब चुका था। रात हो गई और टेम्परेचर अचानक बहुत तेज गिर गया। फाइनल कंफर्मेशन के बाद एबल ने ईगल आई टेक्निक बंद कर दी। पूरा प्रोसेस 1 घंटे से ज़्यादा चला था और उसमें 2 बेसिक मैजिक रिकवरी पोशंस कंज्यूम हो चुकी थीं। बनाया हुआ मैप तुरंत 3 कॉपीज़ में डुप्लीकेट कर लिया गया, एक हर मेंबर के लिए। रीज़न सिंपल था, अगर किसी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में मैप होल्डर मारा जाए तो बाकी लोग फिर भी टास्क सबमिट कर सकते हैं। चारों को पता था यहाँ आने का मतलब ही ये था कि मौत के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना। रात की हवा का एक तेज झोंका आया जो अपने साथ काट देने वाली ठंड ले आया। दिन में इतनी गर्मी और रात में इतनी ठंड, किसी को समझ नहीं आ रहा था ये एक्सट्रीम डिफरेंस क्यों। ड्यूक को शक हुआ कि कहीं असेसमेंट होस्ट विज़र्ड ने जानबूझकर टेम्परेचर मैनिपुलेट तो नहीं किया। इसे फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि उसकी हाई फिजिकल स्टैट्स के कारण ये ठंड उस पर ज़्यादा असर नहीं कर रही थी। लेकिन साइमन और बाकी दोनों के लिए बात अलग थी। सेकेंड क्लास विज़र्ड अप्रेंटिसेस होने के बावजूद उनके बॉडीज ड्यूक जितनी स्ट्रांग नहीं थीं। रात को टेम्परेचर 0 से नीचे गिरते ही तीनों ने अपने स्पेस रिंग से लेदर जैकेट्स निकाल लिए। हमें शेल्टर ढूंढना होगा, साइमन ने नाइट स्काई की तरफ देखते हुए कहा। लगता है वेदर और ख़राब होने वाला है। एबल बोला, राइट साइड पर एक ड्राई रिवरबेड देखा था, वहाँ हवा से बचने के लिए जगह मिल सकती है। टीम ने 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं किया और तुरंत उस डायरेक्शन में मूव कर दिया। हवा और तेज हो गई। रेत के अनगिनत कण हवा के साथ उड़ते हुए लग रहे थे। थोड़ी देर में ड्राई रिवरबेड सामने आ गया, बहुत वाइड, और उसका घुमाव अंधेरे में कहीं दूर तक जा रहा था। सब नीचे कूद गए और रिवरबेड के एक बेंड में एक डिप्रेशन मिल गया जहां हवा का असर काफी कम था। वहां बैठते ही सबके शरीर धीरे धीरे ढीले पड़ने लगे। पूरे दिन की हाई इंटेंसिटी डेजर्ट ट्रैवल और वो भी एक्सट्रीम हीट में सबको एग्जॉशन के एज पर ले आई थी। ड्यूक सबसे बेटर कंडीशन में था, फिर भी एक्सेसिव फिजिकल एक्सर्शन की वजह से थकान महसूस कर रहा था। चारों ने बिना बात किए पानी और ड्राई फ्रूट निकाला और चुपचाप अपनी एनर्जी रिप्लेनिश करने लगे। किसी के पास बात करने की भी एनर्जी नहीं थी। थोड़ी देर बाद ड्यूक ने खामोशी तोड़ी, पूछा, एक टास्क तो कंप्लीट हो चुका है, बाकी वाले के बारे में क्या सोचते हो? साइमन ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, ओएसिस यूज कर सकते हैं। लगता है लिजर्डमैन रेगुलरली वहां पानी लेने आते होंगे। हम वहां एम्बुश कर सकते हैं। ड्यूक ने थोड़ा विचार किया। पॉसिबल है, उसने कहा, लेकिन हमें एब्सोल्यूट सक्सेस इंश्योर करना होगा। कोई भी एस्केप नहीं होना चाहिए। और शायद हमें सिर्फ 2 चांसेस मिलेंगे। पहली बैच को मारने के बाद दूसरी बैच इन्वेस्टिगेट करने आएगी।
अगर दोनों वापस नहीं गई तो ट्राइब को समझ आ जाएगा कि कुछ गलत हुआ है। उससे पहले हमें ये जगह छोड़कर निकलना होगा। उसके बाद ड्यूक ने साइमन और बाकी लोगों के साथ डिटेल में प्लान डिस्कस किया, हर एक पॉसिबल सिनेरियो, हर एक रिस्क। लेकिन एग्जीक्यूशन में कितनी सक्सेस मिलेगी ये कोई नहीं जानता था। उन्होंने पहले कभी डेजर्ट लिजर्ड मैन से फाइट नहीं की थी और पार्चमेंट पर दी गई इंटेलिजेंस काफ़ी बेसिक थी। इसलिए ड्यूक और उसकी टीम सिर्फ इतना ही कर सकती थी, बेस्ट पॉसिबल प्रिपरेशन और सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट करना।